सो हेलो एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग सभी को। उम्मीद करता हूँ मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही होगी सभी तक। एक बार कंफर्म कर देंगे। एंड आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपनी टॉप 50 सीरीज़ फॉर दी अपकमिंग CHSL एंड CPO एग्ज़ाम। और ये टॉप 50 सीरीज़ मैंने आपको कल बताया था क्या टारगेट कर रही है। ये टारगेट कर रही है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिनके आने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है। हम लोग अभी रिसेंटली FRB किए हैं और रिसेंटली सबसे लेटेस्ट तो अभी पॉलिटी ही किए हैं। ठीक है, पॉलिटी में आपका एक आई थिंक चैप्टर बाकी है एंड दैट इज़ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़। उसका भी लेक्चर आपको शाम को मिल जाएगा। ठीक है, तो अब जो भी हम लोगों ने यहाँ पे FRB में चीज़ें की हैं अब उसको हम रिवाइज़ करेंगे। सेल्फ रिवीजन तो आपको करना ही है, इसीलिए आपको माइंड मैप्स दिए गए हैं जो कि परमार SSC टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है। और जैसे कि आप में से काफ़ी लोगों ने पिछले वीडियो में इसके रिगार्डिंग बोला था कि सर माइंड मैप्स का कंपाइलेशन प्रोवाइड करवा दीजिए, यानी कि सारे पॉलिटी के एक साथ, ज्योग्राफी के, हिस्ट्री के सारे मतलब एक साथ हों, बिकॉज वहाँ पे अलग अलग चैप्टर वाइज पड़े हुए हैं तो काफ़ी दिक्कत होती है उनको निकालने में, छांटने में। अब काफ़ी लोगों ने मुझे पता है अपने ड्राइव में एक फ़ोल्डर बना रखा है, लेकिन नहीं बना रखा है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, आपका जो टेलीग्राम है परमार SSC टेलीग्राम, वहाँ पे सारे कंपाइलेशंस यानी कि हिस्ट्री के, ज्योग्राफी के, बायो के, मतलब जितना भी है सबको कंपाइल करके आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा आज ही। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये जो 50 क्वेश्चन हैं इनके थ्रू आपको पूरा रिवीजन कर लेना है और ये देखना है कि आपने 50 में से कितना स्कोर किया। आप में से काफ़ी लोग बोलते रहते हैं कि सर मॉक टेस्ट में मतलब मार्क्स, कुछ लोग बोलते हैं कि सर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुए, कुछ लोग बोलते हैं कि सर उतने इंक्रीज़ नहीं हुए। तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मैंने आपको पहले ही बोला था कि भाई मॉक से हमें मतलब नहीं है, हमें मतलब है रियल एग्ज़ाम में। रियल एग्ज़ाम में आपके मार्क्स बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए। वॉइस इको कर रही है, अच्छा हाँ यार, थोड़ा सा इको तो करेगी, हल्का सा इको ही करेगी, ज़्यादा नहीं करेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कितने आवर्स की क्लास होगी साहिल भारद्वाज, या तो ये तो यार हमें भी नहीं पता है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। ठीक है, इट इज़ काइंड ऑफ टेस्ट विच चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वॉज स्वॉर्न इन एज द एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन 20 जुलाई 1969। भारत के किस मुख्य न्यायाधीश ने 20 जुलाई 1969 को भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली? एक्टिंग प्रेसिडेंट कौन बना? तो एक्टिंग प्रेसिडेंट का मतलब होता है टेम्प्रेरी तौर से, बिकॉज हमें पता है कि अगर प्रेसिडेंट जी हमारे ना रहे यानी राष्ट्रपति जी ना रहे तो उनकी जगह वाइस प्रेसिडेंट यानी उपराष्ट्रपति जी आएंगे। अगर वो भी नहीं अवेलेबल हैं किसी कारणवश तो CJI दैट इज़ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ये पदभार ग्रहण करेंगे प्रेसिडेंट का, जब तक कि एक परमानेंट प्रेसिडेंट नहीं इलेक्ट हो जाता है तब तक। क्योंकि प्रेसिडेंट का अपॉइंटमेंट नहीं होता, इसका इलेक्शन होता है। और इसका हमें पता है कि इलेक्शन में कौन कौन पार्टिसिपेट करता है, जो कि अभी हम फिर से रिवाइज़ करने वाले हैं। तो कौन ऐसा CJI था जिसको ये अवसर मिला था कि वो प्रेसिडेंट भी बन सकता, मतलब बना था? ये थे हमारे जस्टिस M हिदायतुल्लाह। हुआ क्या था कि जो हमारे प्रेसिडेंट थे जाकिर हुसैन जी, जो कि हमारे देश के 3rd प्रेसिडेंट थे, आपको पता होना चाहिए, तीसरे राष्ट्रपति थे। पहले कौन थे? राजेंद्र प्रसाद, हु वॉज ऑल्सो दी लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद सर्वपल्ली राधाकृष्णन, हु वॉज द लॉन्गेस्ट सर्विंग वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। 3rd जो हमारे अगर बात करें प्रेसिडेंट, एंड दैट वाज जाकिर हुसैन। पहले थे राजेंद्र प्रसाद, दूसरे थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन, तीसरे थे जाकिर हुसैन और चौथे कौन थे? VV गिरी। ठीक है, और पहले हमारे वाइस प्रेसिडेंट सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, दूसरे वाइस प्रेसिडेंट जाकिर हुसैन थे और तीसरे वाइस प्रेसिडेंट VV गिरी थे। तो हुआ क्या था कि वाइस प्रेसिडेंट उस समय VV गिरी थे। तो VV गिरी ने, क्योंकि उनको इलेक्शन लड़ना था प्रेसिडेंट का, इसलिए उन्होंने वो प्रेसिडेंट एक्टिंग प्रेसिडेंट का जो पोजीशन है उसको नहीं लिया। और CJI उस समय जस्टिस M हिदायतुल्लाह थे। HJ कन्या जी की अगर बात करें तो ही वॉज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ आवर कंट्री, फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। करंट में कौन है ये आप कमेंट में बताएंगे। अब यहाँ पे हम आर्टिकल्स रिलेटेड टू प्रेसिडेंट पढ़ लेते हैं जो अभी हमने रिसेंटली ही पढ़ा है। तो प्रेसिडेंट कौन से पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में? पार्ट नंबर 5 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में। तो पार्ट 5 को हमने कुछ इस तरह से देखा था कि जो संविधान का भाग 5 है, इसमें आर्टिकल नंबर 52 से लेकर कहाँ तक है? 151 तक। जहाँ पे आर्टिकल 52 से लेकर 78 तक बात करते हैं किसकी? ये बात करते हैं यूनियन एग्जीक्यूटिव की, यानी कि संघ की कार्यपालिका के बारे में।
और इस यूनियन एग्जीक्यूटिव में कौन कौन आता है हमें पता है, मैं लिखने वाला नहीं हूँ बिकॉज हम लोग अभी रिसेंटली पढ़ के आए हैं। प्रेसिडेंट आता है, वाइस प्रेसिडेंट आता है, पीएम, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड, और आखिरी में कौन आता है ये आप बताएंगे। हिंट देता हूँ, वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है विच इज़ मेंशन अंडर द आर्टिकल 76 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। 52 देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। एग्जीक्यूटिव पावर जो होती है वो यूनियन की, वो प्रेसिडेंट के हाथ में होती है। आर्टिकल हमने कौन सा पढ़ा था जो इसके साथ सिमिलर है, आर्टिकल नंबर 77। ऑर्डर ऑफ द बिजनेस, मतलब जो भी बिजनेस है एग्जीक्यूटिव का वो प्रेसिडेंट के नाम पे होता है। पावर यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रेसिडेंट के हाथ में एग्जीक्यूटिव की, और जो भी बिजनेस एग्जीक्यूट होता है वो प्रेसिडेंट के नाम पे होता है। वो आर्टिकल 77 में पढ़ा था हम लोगों ने। 54 इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट की बात करता है कि इसके इलेक्शन में इलेक्टोरल कॉलेज क्या होगा। इलेक्टोरल कॉलेज का मतलब होता है कौन कौन इसके इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। तो कौन करता है हमने देखा था, इलेक्टेड एमपीज प्लस एमएलएस, यानी कि सांसद और विधायक जो निर्वाचित हैं, मनोनीत यानी नॉमिनेटेड वाले पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। मैनर ऑफ इलेक्शन दिया हुआ, क्या मैनर ऑफ इलेक्शन है, पहली बात तो इनडायरेक्ट इलेक्शन है, यानी कि अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है, जिसमें कि आपको ध्यान रखना है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन प्लस सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, यानी कि अनुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमणीय मत की प्रणाली जो है फॉलो की जाती है। टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट दिया हुआ है, कितना होता है, 5 ईयर्स का होता है। वाइस प्रेसिडेंट का भी 5 ईयर्स का होता है, गवर्नर का भी 5 ईयर्स का होता है। एलिजिबिलिटी फॉर री इलेक्शन, तो ही और शी इज़ एलिजिबल फॉर एनी नंबर ऑफ टाइम्स, यानी कि कोई भी री इलेक्ट हो सकता है प्रेसिडेंट इंडिया में एनी नंबर ऑफ टाइम्स, अनलाइक यूएसए जहाँ पे कोई भी प्रेसिडेंट 2 बार बन सकता है। क्वालिफिकेशन फॉर इलेक्शन प्रेसिडेंट, क्या क्वालिफिकेशन की, एक तो इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, मिनिमम एज जो होनी चाहिए वो 35 ये हिट किया हुआ हो, और ही शुड बी क्वालिफाइड टू बी इलेक्टेड एज अ मेंबर ऑफ लोकसभा, यानी लोकसभा वाली क्वालिफिकेशन इसके पास होनी चाहिए, ये हमने देखा था। एंड कंडीशन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफिस, कंडीशन ये है कि भाई वो जब प्रेसिडेंट चुना जाए तो वो एमपी या फिर एमएलए ना हो। ओथ और अफर्मेशन जरा बताइए कमेंट में कौन दिलाता है, और इसको याद करने की ट्रिक भी आई थिंक मैं बताना भूल गया था मुझे फिर बाद में इस चीज़ का रियलाइजेशन हुआ था, जब FRB में आपको बोल रहा था मैं आपको बताऊँगा लेकिन मैं बताना भूल गया था। इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं, प्रेम, ठीक है, प्रेम, ट्रैकिंग, ठीक है, ट्रैकिंग पे चलना है, सो कम ऑन टाइम, ठीक है, कम ऑन टाइम, ठीक है, इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं, कम ऑन टाइम या फिर कम इन टाइम, इस तरह से कम इन टाइम, कम इन टाइम। तो पी से देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, आर से आपका क्या हो जाएगा, ओके प्रेम, यहाँ पे PR करिए, ठीक है, ई यहाँ पे होगा, ठीक है, डबल ई से हो जाएगा एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन, ई से हो जाएगा इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, एम से हो जाएगा मैनर ऑफ इलेक्शन, TR से हो जाएगा टर्म, ई से हो जाएगा एलिजिबिलिटी फॉर इलेक्शन, क्यू से क्वालिफिकेशन, सी से कंडीशन, ओ से ओथ, और ओथ कौन दिलाता है इनको, CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिलाते हैं। आई से इम्पीचमेंट यानी महाभियोग, और महाभियोग क्या है, ये इम्पीचमेंट क्या है, रिमूवल प्रोसीजर है, जो कि हमने किस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से इसको बोरो किया ये आप कमेंट में बताएंगे। तो आर्टिकल 61 मेंशन अबाउट द इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, एंड इसमें कौन कौन पार्टिसिपेट करता है, ऑल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि इसमें लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, एंड नॉमिनेटेड वाले पार्टिसिपेट करते हैं। और इम्पीचमेंट का प्रोसीजर प्रेसिडेंट का, और यहाँ तक कि जो रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस है, ये सारी चीज़ें हमने ली है यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से। ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट भी हमने यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से ही लिया है। टाइम ऑफ होल्डिंग इलेक्शंस टू फिल द वैकेंसी ऑफ द प्रेसिडेंट, तो टाइम क्या है, टाइम ये है कि जब उसका टेन्योर पूरा होने वाला हो उसके तुरंत पहले ही आपको नया प्रेसिडेंट चुन लेना है। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यहाँ से आर्टिकल नंबर 63 से स्टार्ट हो जाता है, एंड आर्टिकल 64 थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, दैट इज़ वाइस प्रेसिडेंट शैल बी एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स, यानी कि जो देश का उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, एंड दैट इज क्वेश्चन नंबर 2, विच आर द फॉलोइंग प्रोविजंस and the constitutions of different countries from which they have been adopted in the constitution of India has been incorrectly matched। इनमें से कौन सा सही मैच्ड नहीं है। हाँ, PDF मिलेगा इसका आपको, हाँ जी बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं अभी। एंड द आइडिया ऑफ रूल ऑफ लॉ ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, चार्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स USA, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, प्रिंसिपल्स ऑफ लिबर्टी इक्वलिटी फ्रेटर्निटी कनाडा कॉन्स्टिट्यूशन से। अब रूल ऑफ लॉ तो हम लिए हैं यहाँ से ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। जरा आप ये बताएंगे प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ कहाँ से लिए हैं, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ ये हमने किस कंट्री कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया, और ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में मेंशन्ड है ये चीज़। चार्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स
डेफिनेटली यूएसए से हमने फंडामेंटल राइट्स बोरो किए, आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने डीपीएसपी बोरो किए हैं, बट कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी नहीं बोरो की हैं। ये हमने बोरो किए हैं फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन से। और जब मैं बोलता हूँ ना तो खुद से रिकॉल करो। अब मैं बार बार इसलिए बोलता हूँ बताओ तुम नहीं तो तुम ये सोचो कि सर सब तो हम ही से पूछे ले रहे हैं, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा अवॉइड करता हूँ, लेकिन तुम्हें खुद से सोचना है कि भाई लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी कहाँ से लिया। लिबर्टी कितने तरह की, वैसे तो क्वेश्चन आगे रखा है, लेकिन फिर भी लिबर्टी कितने तरह की, इक्वलिटी कितने तरह की, फ्रेटर्निटी कितने तरह की, ये इस पर क्वेश्चन आया भी है अभी एसएससी जेईई में, जो मैं आपको बार बार रिपीट करवाता रहता था। वही स्टूडेंट जब एग्जाम दे गया तो उन्होंने बोला था सर जब बार बार रटवाते तो वही सेम चीज़ आई। कनाडा कॉन्स्टिट्यूशन से सी से कनाडा और सी से हमें सेंटर याद रखना है। अब सेंटर से क्या क्या याद रखना है कि पहली बात तो ये है कि सेंटर अपॉइंटमेंट करता है गवर्नर की इन दी स्टेट्स। ध्यान इस चीज़ का रखना कि ऑफिस ऑफ गवर्नर हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया है। ऑफिस ऑफ गवर्नर की अगर बात आएगी तो हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से बोरो किया है, जिससे कि हमने कॉन्स्टिट्यूशन का एक तरह से पूरा जो स्ट्रक्चर है, जो संरचना है, वो यहीं से बोरो करी। कॉन्स्टिट्यूशन का जो मेजर पार्ट है वो इसी पर्टिकुलर एक्ट से बोरो किया है हमने, ठीक है। और सेंटर से और क्या याद आना चाहिए आपको, सेंटर से कि फेडरेशन विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर, बिकॉज इंडिया में फेडरेशन तो है, यानी सेंटर और स्टेट के बीच में पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन तो है, लेकिन सेंटर के पास ज़्यादा पावर है। ये इसका मतलब होता है कि फेडरेशन विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर, तो ये हमने लिया है। प्लस जो रेजिडुअरी पावर्स हैं, जो अवशिष्ट शक्तियाँ हैं, वो किस पे रिसाइड करती हैं, वो भी आपकी सेंटर पे हैं। यानी कि हमने हमारी 3 लिस्ट हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। इसके अलावा अगर कोई सब्जेक्ट निकल के आता है उसको रेजिडुअरी पावर बोलते हैं, वो सेंटर की तरफ है। और ज़रा ये बताइए, प्रेसिडेंट का जो एडवाइजरी जुरिसडिक्शन है, राष्ट्रपति का जो सलाहकारी, जो नॉट राष्ट्रपति का, सुप्रीम कोर्ट का जो सलाहकारी क्षेत्राधिकार है, एडवाइजरी जुरिसडिक्शन, वो हमने कहाँ से लिया है, वो हमने कहाँ से बोरो किया है, ये आपको बताना है, ठीक है। प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ की अगर बात करें तो ये जापान के कॉन्स्टिट्यूशन से इसको हमने बोरो किया है। एंड ये हमारे आर्टिकल नंबर 21, अनुच्छेद नंबर 21, जो कि बात करता है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की, वहाँ पे ये मेंशन्ड है। देन इसी पर्टिकुलर आर्टिकल के तहत मेनका गांधी केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था रूल ऑफ लॉ या फिर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को कॉन्सेप्ट यहाँ पे उसने रखा था, ठीक है। आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने कैसे याद किया था, क्या क्या बोरो किया, सिर्फ डीपीएसपी तो बोरो किया नहीं है। आयरलैंड RED करके हमने याद किया था। आर से था हमारा राज्यसभा में जो नॉमिनेशन होता है मेंबर्स का, वो इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के जो निर्वाचन की प्रणाली, और डी से डीपीएसपी। वहीं अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या क्या बोरो किया, जरा बताएंगे कमेंट में। ऑस्ट्रेलिया से एंड यूएसए से तो हमने देख लिया, यूके के कॉन्स्टिट्यूशन से देख लेते हैं, यूके कॉन्स्टिट्यूशन से क्या बोरो किया। एंड आप ये बताएंगे कि जो हमने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, संवैधानिक संशोधन है, वो किस कंट्री कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया है। तो अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया से, तो एस से सिटिंग हमने याद किया था, दैट इज़ जॉइंट सिटिंग, यानी कि जो जॉइंट सिटिंग होती है डेडलॉक को रिजॉल्व करने के लिए पार्लियामेंट में कितनी बार हुई है, किस आर्टिकल में मेंशन है, ये बता देंगे। TRA से ट्रेड एंड कॉमर्स हो जाएगा। L से लिस्ट हो जाएगी, लिस्ट कौन सी, कॉन्करेंट लिस्ट, समवर्ती सूची, जिसमें कि वो आपके सब्जेक्ट्स मेंशन है जिसपे कि सेंटर और स्टेट लेजिस्लेचर दोनों ही बना सकते हैं लॉ, लेकिन अगर सेंटर ने बना दिया या दोनों ने बना दिया तो सेंटर का प्रिवेल करेगा। यूके से हमने क्या लिया है, एक तो सिंगल सिटीजनशिप यानी कि एकल नागरिकता का कॉन्सेप्ट लिया हमने। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लिया, जिसको कि हम और किस नाम से जानते हैं, जरा बताइए पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को। यहाँ से हमने लिया है बाई कैमरल लेजिस्लेचर को, यानी कि द्विसदनीय विधानमंडल को। बाई कैमरल लेजिस्लेचर का मतलब होता है जहाँ पे 2 सदन होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ बोरो की, और बाकी तो हमने आइडिया ऑफ रूल ऑफ लॉ तो बोरो किया ही है। जॉइंट सिटिंग की अगर बात करें तो ये आर्टिकल नंबर 108 में मेंशन है, अनुच्छेद नंबर 108, और ये हमने कहाँ से, ऑस्ट्रेलिया से लिया है, और ये कितनी बार हुई है, टोटल 3 बार हुई है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की अगर बात करेंगे तो ये हमने साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से इसको बोरो किया है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को, संवैधानिक संशोधन को। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स मेजर्स टू ensure the fundamental rights, enforcement of fundamental rights? सबका सही है। वेस्टमिंस्टर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बिल्कुल सही है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को ध्यान रखिएगा, हम किस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के नाम से जानते हैं, हम इसको जानते हैं वेस्टमिंस्टर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं, ठीक है। वेस्टमिंस्टर, बिकॉज वेस्टमिंस्टर नाम की जो जगह है वहीं पे इनकी पार्लियामेंट सिचुएटेड है, इसलिए। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स, और एक चीज़ मुझे आप बताएंगे कि इंडिया के और यूके के पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में एक क्या कॉमन डिफरेंस है, मतलब एक क्या डिफरेंस है, नॉट कॉमन, एक क्या डिफरेंस है। तो यहाँ पे आर्टिकल नंबर 19 की अगर बात करें तो ये फ्रीडम प्रोवाइड करता है, फ्रीडम ऑफ
19 क्लॉज 1 फ्रीडम ऑफ बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको कि हम सामरो से याद करते हैं। सामरो, जैसे बुमरो गाना है ना, तो वैसे सामरो गाना है, आर्टिकल नंबर 19 में दिया हुआ है। राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, राइट टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स, राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, राइट टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया, एंड राइट टू फॉर्म राइट टू डू एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और प्रोफेशन। कमेंट में आप बताइए, ये जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको बताया ये आर्टिकल 19 क्लॉज 1 का सब क्लॉज ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, आपको पता होना चाहिए ऐसे, ये ई है और ये जी है, एफ़ नहीं है। तो एफ़ कहाँ गया है, कहाँ गया है ये एफ़, कहाँ गया, घुइयाँ छीलने गया है, तेल लेने गया है, या फिर रिपील कर दिया गया है, क्या सही आंसर होगा। तो यहाँ पे एक चीज़ को ध्यान रखना है, एंड दैट इज़ कि ये जितने भी हमारे राइट्स हैं ये रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस यानी उचित प्रतिबंध के साथ हमें प्रोवाइडेड है, बिकॉज फंडामेंटल राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट, ठीक है। दे मतलब वो एब्सोल्यूट नहीं है बट क्वालिफाइड है, यानी उनमें कुछ लिमिटेशंस हैं, एंड दे आर नॉट सैंक्रोसैंक्ट और परमानेंट, ये हमने देखा था। और कुछ हाँ ये बताइए, राइट टू मूव फ्रीली आर्टिकल नंबर 19 में आता है, लेकिन अगर मुझे विदेश जाना है और विदेश से भारत आना है तो किस आर्टिकल का मुझे ये फंडामेंटल राइट प्रोवाइड करता है। एफ में था राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी हुआ करता था, जिसको कि अभी रिपील करके 44th अमेंडमेंट से इसको रिपील किया गया था। आई थिंक इस पर भी आगे क्वेश्चन है। 44th अमेंडमेंट 1978 से रिपील किया गया है, एंड करेंटली आर्टिकल नंबर 300A में एक लीगल या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है ये, ठीक है। 14 की अगर बात करें तो ये राइट टू इक्वालिटी की बात करता है, यानी कि समानता की बात करता है। दो तरह की समानताएं होती हैं, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। 32 इसका सही आंसर होगा, जिसको कि हमारे अंबेडकर जी ने हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बोला था, यानी कि संविधान की हृदय व आत्मा बोला था। क्यों बोला था, क्योंकि आर्टिकल 32 ही है हमें, और इसका सही आंसर आर्टिकल 21 होगा, जिसके थ्रू आप विदेश जा सकते हैं, विदेश से भारत आ सकते हैं। और मैंने आपको ये भी बोला था आर्टिकल नंबर 21 जो है ये बहुत ब्रॉड है। अभी जैसे यूपीएससी सिविल सर्विसेज में मैंने आपको बताया था, क्वेश्चन आया था राइट टू प्राइवेसी, वो इसमें है। राइट टू हेल्थ हो गया, राइट टू पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट हो गया, राइट अगेंस्ट हैंड कफिंग, राइट टू स्लीप, मतलब ये राइट टू हेल्थ ये बहुत वास्ट है। तो मैंने आपको पहले बताया था, अगर कोई इस तरह से पूछ लिया जाता है और आपको नहीं समझ में आता है किसमें, तो आर्टिकल गो विद द आर्टिकल 21। और आर्टिकल 32 इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि आर्टिकल 32 का यूज़ करके आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं अगर आपके फंडामेंटल राइट्स का वॉयलेशन हुआ है। तो सुप्रीम कोर्ट हमारा फाइनल इंटरप्रेटर एंड एक तरह से फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी है, और हमारा गार्जियन ऑफ फंडामेंटल राइट्स के तौर से भी है, बिकॉज यही हमारे है जो फंडामेंटल राइट्स को प्रिजर्व करके रखता है। आर्टिकल नंबर 32 का यूज़ करके सुप्रीम कोर्ट 5 तरह की रिट्स को इशू कर सकता है, और ये जो रिट्स हैं हमने किस कॉन्स्टिट्यूशन से, किस कंट्री कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो की हैं। ये 5 रिट्स कौन सी हैं, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ। हेबियस कॉर्पस, ठीक है, आपके पास माइंड में आप सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, ठीक है, या बस हमें जल्दी जल्दी रिवाइज करना है। हेबियस कॉर्पस, मैंडमस, प्रोहिबिशन, सर्श्योररी एंड क्यो वारंटो, ठीक है। टू हैव द बॉडी ऑफ, वी कमांड, वी फॉरबिड, टू बी सर्टिफाइड ऑफ, बाई वॉट अथॉरिटी ऑफ। 5 ये जो प्रेरोगेटिव रिट्स हैं ये हमने यूके दैट इज ब्रिटेन की कॉन्स्टिट्यूशन से इनको बोरो किया है। सिमिलरली आर्टिकल 226 का यूज़ करके हाई कोर्ट भी इसी तरह से 5 तरह की रिट इशू कर सकता है, बट इट इज़ नॉट अ फंडामेंटल राइट्स, हेंस हाई कोर्ट कैन रिफ्यूज़ टू इशू दीज राइट्स। और हाई कोर्ट का जो रिट जुरिसडिक्शन है वो वाइड है सुप्रीम कोर्ट से, बिकॉज ये हाई कोर्ट लीगल राइट्स को इन्फोर्स करने के लिए भी रिट्स को इशू कर सकता है। 29 की अगर बात करें तो इसको हम भले राइट टू माइनॉरिटी बोल देते हैं, बट आर्टिकल नंबर 29 सभी को मिला हुआ है। आर्टिकल नंबर 29 और 30 इनको हम कलेक्टिवली बोल देते हैं, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, यानी कि सांस्कृतिक एवं शिक्षा के अधिकार, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। अब ये जो सांस्कृतिक एवं शिक्षा के अधिकार हैं ये यूजुअली माइनॉरिटीज़ को तो मिले हुए हैं। अब 29 में क्या है कि एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन, दैट डजंट मीन कि ओनली माइनॉरिटीज़, और माइनॉरिटी वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे भी डिफाइंड नहीं है। कभी भी आपसे इस तरह का सवाल पूछ ले कि ये वर्ड डिफाइंड है कॉन्स्टिट्यूशन में, गो विद की नहीं डिफाइंड है, अनलेस एंड टिल की यू आर वेरी श्योर कि हाँ डिफाइंड है। 29 में क्या दिया हुआ है, 29 में दिया हुआ है एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन हैविंग डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, कल्चर, ठीक है, तो वो उसको प्रिजर्व कर सकता है। 30 में क्या है, राइट टू फॉर्म एंड एडमिनिस्टर द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, ये माइनॉरिटीज़ को ही सिर्फ मिला हुआ है आर्टिकल 30 को, कि वो कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बना सकते हैं और उसको खुद के लेवल पे एडमिनिस्टर कर सकते हैं, ठीक है। तो कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स हैं ये। आगे बढ़ते हैं। नेम द फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द इंडिपेंडेंट इंडिया हुज स्टैच्यू वॉज इनॉग्रेटेड बाय द यूनियन टेक्सटाइल्स मिनिस्टर इन कोयम्बटूर। षणमुखम चेट्टी, सी.डी. देशमुख, टी.टी. कृष्णमाचारी या फिर सचिन चौधरी। तो यहाँ पे अगर बात करें फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया की बात हो रही है, सी.डी. देशमुख की अगर बात करें तो इंडिपेंडेंट इंडिया के पहले RBI गवर्नर थे ये।
वैसे आरबीआई गवर्नर पहले कौन थे अगर हम इंडियन की बात ना करें तो आर के शनमुखम चेट्टी, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ये हमारे पहले फाइनेंस मिनिस्टर थे, ठीक है। और पहले अगर हम आरबीआई के गवर्नर की बात करें तो ही वॉज ऑसबॉर्न स्मिथ, ठीक है। ऑसबॉर्न स्मिथ हमारे आरबीआई के पहले गवर्नर थे, बट इंडियन की बात करेगा तो सी डी देशमुख आंसर होंगे, ठीक है। अच्छा, फाइनेंस कमीशन की अगर मैं बात करूँ तो पहले फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन कौन थे? हु वॉज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ फाइनेंस कमीशन? ऐसे ही जरा मुझे फर्स्ट कैग भी बता दीजिए, पहले कॉम्प्ट्रोलर ऑडिटर जनरल कौन थे, पहले अटॉर्नी जनरल कौन थे, पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन थे? तो फर्स्ट फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन कौन थे? के.सी. नियोगी जी थे, ठीक है। और रिसेंटली 16th वाला बनाया गया है जो अपनी वर्किंग स्टार्ट करेगा 2026 से, उसके चेयरमैन है अरविंद पनगड़िया जी। कैग की अगर बात करें तो वी नरहरि राव। और इन सारी जो बॉडीज़ हैं कैग, एजी, सीईसी, ये शाम को जो वीडियो मिलेगा आपको लास्ट पॉलिटी का होगा वो उसमें सारी चीज़ें आपकी कवर हो चुकी होंगी, ठीक है। वी नरहरि राव। एजी की अगर बात करें तो एमसी सेतलवाद, ठीक है, एमसी सेतलवाद। और सीईसी की बात करें तो सुकुमार सेन, ठीक। आगे बढ़ते हैं। Which of the following committees was responsible for making recommendations that led to the 42nd constitutional amendment for the declaration of fundamental duties? अब ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ वाला क्वेश्चन आप इसको स्किप नहीं कर सकते, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि फॉर श्योर पूछेगा ही पूछेगा ये, मतलब 100%। और एक मतलब ऐसा है कि गारंटेड क्वेश्चन है, अब इसको छोड़ना नहीं है, ठीक है। अभी मैं सारी चीज़ें करवा दूंगा। 42nd अमेंडमेंट सरदार सोरेन सिंह कमेटी, ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे सही आंसर होगा। क्वेश्चन क्या क्या पूछेगा आपसे कि ये जो कमेटी बनी थी इसने कितने फंडामेंटल ड्यूटीज़ को रिकमेंड किया था? कमेंट में आप बताते जाएंगे कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ को इसने रिकमेंड किया था। ये मैंने बताया भी था पहले, बट एसएससी के काफ़ी सारे स्टूडेंट इसको गलत करके चले आए थे। 42nd अमेंडमेंट के टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन हुआ करता था ये बताना है आपको। एंड टोटल कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड किया गया था 42nd अमेंडमेंट से, किस पार्ट में ऐड किया गया था एंड किस आर्टिकल में ऐड किया गया था? तो सरदार सोरेन सिंह कमेटी ने 8 फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड करने को रिकमेंड किया था, जिसमें कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विच वाज हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी, उन्होंने मात्र 5 ड्यूटीज़ इनकी एक्सेप्ट करी थी, 5 खुद से जोड़ी और टोटल मिला के 10 टोटल ऐड कर दी। 42nd अमेंडमेंट ऑफ 1976 से 1976 में अमेंडमेंट हुआ था, जिसको कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जानते हैं, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें इसने ऐड करी इसलिए। पार्ट नंबर 5 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में ये दिया हुआ, सॉरी पार्ट नंबर 5 बोलो, पार्ट नंबर 4A ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है, बिकॉज पार्ट 4 था, पार्ट 4 के बाद 5 था और इसलिए बीच में ऐड करना था डीपीएसपी के बाद, इसलिए हमने पार्ट 4A में इनको ऐड कर दिया। और पार्ट 4 में क्या है? पार्ट 4 में हमारी डीपीएसपी यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व दिए हुए जिनको हमने आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया है। एंड आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल नंबर 51A ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में दी हुई है। प्रेजेंट टाइम में कितनी ड्यूटीज़ हैं, मौजूदा समय में कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं? और एक चीज़ मुझे याद दिलाइएगा, अगर डीपीएसपी का क्वेश्चन नहीं आता, वैसे तो मैंने रखा होगा पक्का, लेकिन अगर नहीं आता है तो मुझे याद दिलाइएगा एट द एंड ऑफ द लेक्चर कि डीपीएसपी के बारे में मुझे आपको पढ़ाना है, क्योंकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है और उससे भी खूब क्वेश्चंस आपके बनने के चांसेस रहते हैं। वैसे तो मैंने रखा होगा क्वेश्चन। एट प्रेजेंट कितनी है? एट प्रेजेंट 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। तो एक एक्स्ट्रा कौन सी ऐड हुई है? ये 86th अमेंडमेंट ऑफ 2002 से इसको ऐड किया गया है, जिसमें कि ये गार्जियंस को ड्यूटी दी गई है कि अपने आप 6 से 14 साल तक के बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करिए। इसी 86th अमेंडमेंट से आर्टिकल 21A फंडामेंटल राइट टू प्राइमरी एजुकेशन को ऐड किया गया है। एंड साथ ही साथ आर्टिकल नंबर 45 जो कि एक डीपीएसपी है, उसका सब्जेक्ट मैटर चेंज करके अर्ली चाइल्डहुड केयर यहाँ पे ऐड किया गया है। ठीक, अब यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए, वैसे तो चलो अभी आगे देखेंगे बिकॉज ये क्वेश्चन होगा कि किस नंबर की ड्यूटी में, मतलब किस 51A 11 है ना, इसमें सारी 11 की 11 51A में ही है। तो 51A सब क्लॉज A में क्या है, B C D से लेकर K तक में क्या है, वो भी अभी मैं आपको रटवा दूंगा। ठीक है, नाउ एक कमेटी और है जो बाद में बनती है, दैट इज़ जस्टिस वर्मा कमेटी। ये जो जस्टिस वर्मा कमेटी है, इसका मेन काम ये होता है कि किस तरह से स्कूल्स में बच्चों को फंडामेंटल ड्यूटीज़ सिखाई जाए सो दैट वो उनको अच्छे से फॉलो करें, और कौन कौन से एक्ट्स हैं जिनको यूज़ करके लोगों जब फंडामेंटल ड्यूटी फॉलो ना करें तो उनको पनिश किया जा सकता है। जैसे कि इसने बताया नेशनल ऑनर्स एक्ट ऑफ 1971। तो इसके तहत अगर कोई भी फ्लैग, नेशनल फ्लैग और कॉन्स्टिट्यूशन की या फिर नेशनल एंथम की डिसरिस्पेक्ट करता पाया गया तो उसके लिए सज़ा का प्रावधान है। वैसे अपने आप में अगर हम बात करें, फंडामेंटल ड्यूटीज़ नॉन जस्टिसिएबल कैटेगरी में आती हैं, यानी वाद योग्य नहीं है।
DPSP भी नॉन जस्टिसिएबल है, प्रीएम्बल भी नॉन जस्टिसिएबल है, फंडामेंटल ड्यूटी भी नॉन जस्टिसिएबल है। जस्टिसिएबल है तो सिर्फ फंडामेंटल राइट्स हैं, ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको। तो नेशनल ऑनर्स एक्ट, लेकिन अब आपने अगर नेशनल एंथम और इस सब का डिसरेस्पेक्ट किया जो कि पहले नंबर की ड्यूटी है, तो फिर आपको सज़ा मिलेगी। जैसे कि अभी UAPA अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट जो 1967 का एक्ट है, अभी आपने देखा किस तरह से फेमस बुकर प्राइज़ विनर अरुंधति रॉय, जिनकी फेमस बुक है गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, और एक दो किताबों के नाम और कमेंट बताइए, तो इनको अभी UAPA के खिलाफ इनके चार्जेस लगाए गए हैं। जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है दिल्ली के VK सक्सेना, उन्होंने मतलब इनको सैंक्शन करने का मतलब इनको अभी बुक कर दिया गया इसके अंडर में, ठीक है, अरुंधति रॉय को। क्यों? क्योंकि उन्होंने एंटी इंडिया रिमार्क्स दिए थे, तो उन्होंने सॉवरेनिटी ऑफ कंट्री को खतरा पहुंचाया, जो कि तीसरे नंबर की ड्यूटी है कि टू प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ द कंट्री। तो ये चीज़ क्या है, ये आपको, और जैसे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट हो गया, ठीक है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन हो गया, ठीक है, तो हमारा आर्टिकल नंबर 51A सब क्लॉज ई 5वें नंबर का ड्यूटी है, जो हमें एनवायरनमेंट और वाइल्ड लाइफ के प्रति कंपैशनेट होने की बात करता है। तो अगर हम कंपैशनेट नहीं होंगे तो फिर सज़ा मिलेगी। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट हो गया जो 1972 का, वो भी एक तरह से उसका यूज़ करके आपको सज़ा दी जा सकती है। तो इस तरह से भी क्वेश्चन भी पूछा गया था। मैंने आपको जो 50 टफ क्वेश्चंस करवाए थे BSSC JEE में, उसमें मैंने आपको ये करवाया था क्वेश्चन, ठीक है। तो जस्टिस वर्मा कमेटी बाद में बनती है किस तरह से किन एक्ट का यूज़ करके लोगों को सज़ा दी जा सकती है और कैसे बच्चों को पढ़ाया जा सकता है स्कूल में, इसके बारे में। टू चेरिश देख लीजिए, टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियल्स दैट इंस्पायर्ड अ नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम इज अ डैश फंडामेंटल ड्यूटी इन दी लिस्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज एंश्टाइंड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो वही सेम चीज़ यहाँ पे अब आ गया है जो कि मैं आपको रटवाने वाला हूँ कि कैसे मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस, बिल्कुल मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस एंड ऑर्डिनरी मेंस गाइड टू एम्पायर। तो ये है आपकी कौन से नंबर की ड्यूटी। तो कैसे याद किया था, टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियल्स। कौन से आइडियल्स हैं? जो हमारे भगत सिंह जी, जो हमारे बापू यानी गांधी जी ने जो फॉलो किया। तो ये मतलब हमें, मैंने आपको बस ये याद रहे कि ये आर्टिकल नंबर 51A सब क्लॉज B में दिया हुआ है, इसलिए मैंने भगत सिंह और बापू को कनेक्ट करके इसको आपको याद रखवाया था। अब यहाँ पे आप देखेंगे मैंने कोई पिक्चर ऐड नहीं करी, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप खुद से रिकॉल करें, ठीक है। तो पहली बात तो ये सेकंड होगी, आप खुद से रिकॉल करो। आर्टिकल 51A में सारी ड्यूटीज़ दी हैं। 51A सब क्लॉज A, सब क्लॉज B, सब क्लॉज C, आगे जगह है, हाँ है, सब क्लॉज D, सब क्लॉज E, सब क्लॉज F, सब क्लॉज G, H, I, J, K। खुद से रिकॉल करो। A से कैसे याद किया था? A से क्या याद किया था? एंथम याद किया था, या फिर अबाइड बाई। तो इसमें क्या है, मैं लिख नहीं रहा हूँ, टू अबाइड बाई दी नेशनल एंथम। चलो लिख देता हूँ, टू अबाइड बाई दी नेशनल एंथम। रिस्पेक्ट करना है किसकी? कॉन्स्टिट्यूशन की। B से क्या है? B से बापू, भगत सिंह, ये देखे तो यही है, टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियल्स दैट इंस्पायर नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। B से ये हो गया। C से, C का मतलब रीजनिंग में अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कितने नंबर पे आता है? 3 पे। तो 3 चीज़ें हैं, टू प्रोटेक्ट दी सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटेग्रिटी। तो ये 3 चीज़ों के प्रोटेक्ट करने की बात कही गई है। D से क्या है? D से डिफेंड है, टू डिफेंड द कंट्री एंड, टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर द नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो, यानी कि देश की रक्षा के लिए आगे रहना है, हमेशा तत्पर रहना है। ई से हम लोगों ने याद किया था, सॉरी एक सेकंड, यहाँ पे गलती से मैंने आई थिंक ई बता दिया था, ये जी होगा। जी से ग्रीनरी से हम लोगों ने याद किया था। ई से हम लोगों ने याद किया था कि ई का मतलब 5, पाँचों लोग एक साथ रहेंगे, यानी कि हमें कॉमन ब्रदरहुड को प्रमोट करना है। साथ ही साथ ई से है इक्वालिटी। इक्वालिटी की जब बात करते हैं तो वेमेन आता है, तो इसमें यह है कि टू रिनाउंस द प्रैक्टिसेस डेरोगेटरी टू द डिग्निटी ऑफ वेमेन, यानी कि जो वेमेन है उनकी डिग्निटी को अगर कोई भी प्रैक्टिस, जैसे कि मान लो सती प्रथा, मतलब कुछ भी इस तरह से जो डिग्निटी की उनको वो कम करे, तो उसको हमें रिनाउंस करना, उसको त्यागना है, ठीक है। एफ से हम लोगों ने फोर्ट याद किया था, किला। तो जो भी हमारा नेशनल हेरिटेज है उसको प्रोटेक्ट करना है। जो भी नेशनल हेरिटेज है हमारा, जैसे मान लो रेड फोर्ट हो गया, ताजमहल, तो इनको प्रोटेक्ट करना है, तो फोर्ट से याद किया था, किला से। जी से ग्रीनरी याद किया था। ग्रीनरी मतलब हमें एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है अपने, प्लस वी शुड हैव कंपैशन फॉर दी वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ का मतलब है जो जानवर हैं उनके प्रति हमें कंपैशनेट रहना है, उदार रहना है। एच से हम लोगों ने याद किया था हार्मोनिज्म, टू हैव अ स्पिरिट, टू हैव हार्मोनिज्म एंड अ स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म, यानी कि हमें साइंटिफिक टेम्पर रखना है। साइंटिफिक टेम्पर इन द सेंस कि कोई भी कुछ भी बोले उसमें यकीन नहीं कर लेना है और अपने से भी सोचना है। तो ह्यूमनिज्म, नॉट हार्मोनिज्म, ह्यूमनिज्म की बात करता है ये, ह्यूमनिज्म एंड टू हैव अ साइंटिफिक टेम्पर, ठीक है। ह्यूमनिज्म एंड टू हैव अ साइंटिफिक टेम्पर,
ठीक है, ह्यूमनिज्म एंड साइंटिफिक टेम्पर रखना है। आई से हमने देखा था कि नॉन वायलेंस एंड आई फॉर एन आई विल मेक द होल वर्ल्ड ब्लाइंड, ठीक है, ये गांधी जी ने कहा था और गांधी जी नॉन वायलेंस के एकदम प्रतिपादक थे, तो इसलिए नॉन वायलेंस हो जाएगा। जे से हम लोगों ने जडेजा याद किया था, जडेजा मतलब जडेजा क्या है, जडेजा हर फील्ड में एक्सीलेंट है, तो ये बात करता है टू स्ट्राइव टूवर्ड एक्सीलेंस, टू स्ट्राइव टूवर्ड्स एक्सीलेंस इन ऑल स्फीयर्स ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसकी बात करता है, ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। एक सेकंड रुकिएगा, ठीक है। ठीक है, टू स्ट्राइव टूवर्ड्स एक्सीलेंस इन ऑल द स्फीयर्स ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड केस हमने देखा कि गार्जियंस को ड्यूटी दी गई है कि अपने 6 से 14 साल तक के जो बच्चे हैं उनको एजुकेशन प्रोवाइड करनी है, तो ये आखिरी नंबर की ड्यूटी है, ठीक है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, एंड दैट इज विच वर्ड हैज़ बीन सब्स्टिट्यूटेड फॉर देयर वर्ड्स यूनिटी ऑफ द नेशन इन द 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के 42वें संविधान में राष्ट्र की एकता शब्दों के स्थान पर कौन सा शब्द प्रतिस्थापित किया गया है? यूनिटी एंड ऑनेस्टी ऑफ द नेशन, यूनिटी एंड इक्विटी ऑफ द नेशन, यूनिटी एंड मोरालिटी ऑफ द नेशन, या फिर यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ द नेशन। तो 42nd अमेंडमेंट हुआ था प्रियम्बल में। अब प्रियम्बल की अगर बात करें तो प्रियम्बल क्या है हमारा, ये कॉन्स्टिट्यूशन की समरी है। इसको किसने आईडी कार्ड बोला था, इसको किसने पॉलिटिकल हॉरोस्कोप बोला था, ठीक है, किसने आईडी कार्ड बोला था और किसने पॉलिटिकल या फिर कॉन्स्टिट्यूशन का हॉरोस्कोप बोला था। प्रियम्बल को हमने किस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया है, कॉन्सेप्ट हमने कहाँ से लिया प्रियम्बल का। एंड प्रियम्बल की अगर बात करें तो ये सबसे पहले कहाँ से इवॉल्व हुआ है, तो ये इवॉल्व हुआ है आपके किससे, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से। ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जिसको हम उद्देश्य प्रस्ताव बोलते हैं, इसको मूव किया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यानी संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू ने। कब मूव किया था, इसको मूव किया था 13 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर को पहली मीटिंग हुई थी संविधान सभा की और 4 दिन बाद इन्होंने मूव किया था। इसको एक्सेप्ट कब किया गया था, अडॉप्ट कब किया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा, 22 जैन 1947 को किया गया था। आईडी कार्ड बोला था एन ए पालखी वाला ने। और ध्यान रखना, जब पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बन गया था उसके बाद प्रियम्बल बना था हमारा। पॉलिटिकल हॉरोस्कोप की अगर बात करें तो ये के एम मुंशी जी ने बोला था, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के चेयरमैन थे और ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर थे। और यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से इसको हमने एक तरह से बोरो किया प्रियम्बल को। अब यहाँ पे अगर प्रियम्बल की बात करें तो ओरिजिनली ठीक है ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट था, लेकिन बस एक ही बार इसमें अमेंडमेंट हुआ है। पहले तो बेरूबारी यूनियन केस में सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया था कि जो प्रियम्बल है प्रस्तावना वो संविधान का हिस्सा नहीं है और इसलिए उसमें संशोधन दैट इज़ अमेंडमेंट नहीं किया जा सकता है। लेकिन फेमस केबीसी केशव नंदा भारती केस 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने डिसीजन को रिवर्स किया, बिकॉज हमें पता है आर्टिकल नंबर 137 उसको ये पावर देता है सुप्रीम कोर्ट को कि वो अपने जजमेंट को रिव्यू कर सकता है। तो उसने चेंज किया, बोला कि प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड हेंस इट कैन बी अमेंडेड। तो 1976 में इसमें अमेंडमेंट हुए और 3 नए वर्ड्स जोड़े गए, आई से इंटेग्रिटी, ठीक है, एस से सोशलिस्ट और एक और अब बताएंगे, ठीक है, कॉमेंट में। तो ISS या फिर हमने सिस से इसको याद किया था। तो इसमें अगर हम बात करें तो ये कुछ इस तरह से स्टार्ट होता है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ये क्या है, प्रियम्बल का नेचर, फिर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का नेचर बताता है। एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन्स जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। ये क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन के ऑब्जेक्टिव्स हैं। जस्टिस कितने तरह की, 3, सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल। तो जस्टिस कितने तरह का दिया गया है, 3 तरह का, ये रट जाए, ठीक है। लिबर्टी कितने तरह की, 5 तरह की। तो अभी मैं बीच में पूछूंगा कहीं पे, तो लेक्चर के लास्ट में फिर बीच में तुम ना बता पाए, सही बता रहा हूँ, निकाल के यहीं पे पिटाई कर दूंगा अगर ये रट ना गया तो, ठीक है। थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी और फ्रैटर्निटी सिर्फ एक तरह की दी हुई है, वो फ्रैटर्निटी है। अश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ द नेशन। तो ये इंटेग्रिटी वर्ड को जोड़ा गया था। तो सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटेग्रिटी। तो तीसरा वर्ड कौन सा है, सेकुलर है। क्लियर। सॉवरेन का मतलब है संप्रभुत्व है हम, यानी कि हम अपने डिसीजंस लेने के लिए इंडिपेंडेंट हैं।
सोशलिस्ट का मतलब आप जानते हैं समाजवाद। सेकुलर का मतलब होता है कि हमारे यहाँ पे कंट्री का कोई एक पर्टिकुलर धर्म नहीं है, रिलीजन नहीं है, सारे धर्मों को मान्यता है। डेमोक्रेटिक का मतलब है कि गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। रिपब्लिक का मतलब होता है जहाँ पे एक इलेक्टेड हेड होता है, ये इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे मतलब भी पूछ लेता है इनका, जहाँ पे निर्वाचित मुखिया होता है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे पूछा था एक क्वेश्चन कि बताइए यूके के और इंडिया के पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या डिफरेंस है। तो एक जो बड़ा डिफरेंस है वो ये है कि यूके रिपब्लिक नहीं है, हम रिपब्लिक हैं। यूके में कॉन्स्टिट्यूशनल इलेक्टेड हेड नहीं होता है, वहाँ पे एक हेरिडिटरी हेड होता है, जैसे अभी किंग चार्ल्स III हैं, ठीक है। और यहाँ पे डेट ऑफ एडॉप्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी लिखा हुआ है, एंड दैट इज़ 26 नवंबर 1949, जिसको हम कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में भी सेलिब्रेट करते हैं। तो यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ द नेशन होगा यहाँ पे। प्रियम्बल इज़ नॉन जस्टिसिएबल, ठीक है, एंड इट इज़ नीदर अ सोर्स ऑफ पावर टू दी गवर्नमेंट नॉर अ लिमिटेशन ऑन दी पावर टू दी गवर्नमेंट। इसके अलावा प्रियम्बल में और कोई क्वेश्चन आपका नहीं बनेगा। क्वेश्चन ज़रूर बनेगा लेकिन इसके अलावा और कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो देखिए कितनी अच्छी बात है कि 2-3 मिनट में आपने एकदम एक नंबर टाइप सिक्योर कर लिया। अगर आपके शिफ्ट में आएगा क्वेश्चन तो, जो कि आने के काफ़ी चांसेस हैं। व्हाट वाज द मेन ऑब्जेक्शन अगेंस्ट द डीपीएसपी इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। मेन ऑब्जेक्शन क्या था? तो डीपीएसपी पे देखिए क्वेश्चन आ चुका है, तो ज़रा बताइए कमेंट में कौन सा पार्ट है जो डील करता है डीपीएसपी से, कौन सा आपका आर्टिकल है जो डीपीएसपी से डील करता है, और किस कंट्री कॉन्स्टिट्यूशन से लिए। तो देख लिए आयरलैंड से लिए हैं। तो पार्ट नंबर 4 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है, आर्टिकल नंबर 36 से लेकर 51 के बीच में दिया हुआ है। 3 तरह की हमारी डीपीएसपी हैं, सोशलिस्ट, लिबरल इंटेलेक्चुअल एंड गांधीयन। लेकिन ये जो 3 तरह की कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं मेंशन है, हम अपने पढ़ने के लिए इनको 3 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। इनके खिलाफ ऑब्जेक्शन ये है कि दे आर कंसिडर्ड एज नॉवल फीचर। ये तो बात बिल्कुल सही, ऑब्जेक्शन थोड़ी ना हो सकता। ऑब्जेक्शन का मतलब है कि ये एक नेगेटिव पॉइंट इसका। तो नेगेटिव ये कि दे आर नॉन जस्टिसिएबल इन कैरेक्टर। और नॉन जस्टिसिएबल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने क्यों रखा? बिकॉज हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, तो इसीलिए इनको हम नॉन जस्टिसिएबल राइट्स के नाम से भी जानते हैं। डीपीएसपी रिजेंबल द इंस्ट्रूमेंट, ऐसा अम्बेडकर जी ने बोला था कि ये दे रिजेंबल द इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस as contained in the Government of India Act 1935, ठीक है। एंड डीपीएसपी जो है दे ट्रेस बैक देयर ओरिजिन टू कराची रेजोल्यूशन, जो कराची का सेशन हुआ था कांग्रेस का इन 1931 हेडेड बाय दी सरदार पटेल जी, तो उसमें वहाँ से इनका ओरिजिन हम ट्रेस बैक कर सकते हैं। दे सीक टू स्टैब्लिश अ वेलफेयर स्टेट, यानी एक लोक हितकारी राज्य बनाने की ये बात करते हैं। अब यहाँ पे मैं सारे आर्टिकल्स तो आपको नहीं रटवाने वाला हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट वाले मैं आपसे पूछ लेता हूँ। अगर आपको सारे आर्टिकल्स की ट्रिक जाननी है कि कैसे क्या है, तो वो मैंने एफआरबी में भी कुछ दिन पहले लेक्चर लिया है, जहाँ पे मैंने फंडामेंटल ड्यूटी और डीपीएसपी एक साथ पढ़ाया है विद ट्रिक, तो उसको आप जाके देख सकते हैं। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट वाले यहाँ पे मैं आपसे पूछ लेता हूँ, आप बताएंगे, ठीक है। आर्टिकल नंबर 40 जल्दी से बताएंगे। आर्टिकल 40 हो गया, 44 हो गया, ठीक है। आर्टिकल 40 हो गया, 44 हो गया, 49 हो गया, 51 हो गया, ये बता दीजिए। और कौन सा बताएंगे? 39A बता दीजिए, ठीक है, 39A। चलिए, तो 40 किसकी बात करता है? 40 बात करता है पंचायत के इस्टेब्लिशमेंट की। और एक और बता दीजिए, दैट इज़ 43A, पंचायत के इस्टेब्लिशमेंट की बात करता है। 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान आचार संहिता की बात करता है। 49 बात करता है, स्टेट को डायरेक्शन देता है कि जो मॉन्यूमेंट्स ऑफ हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस उनको प्रोटेक्ट करिए। 51 इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी की बात करता है। 50 किसकी बात करता है? टू सेपरेट द जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव, यानी न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना है। 39A बात करता है किसकी? ये बात करता है फ्री लीगल एड टू द पुअर, फ्री लीगल एड टू पुअर, इसकी बात करता है। 43A बात करता है टू इंश्योर द पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, ठीक है, पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन दी मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज़। एंड 48A किसकी बात करता है? ये बात करता है एनवायरनमेंट के प्रोटेक्शन की। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। इन सब को हम किस अमेंडमेंट से ऐड किए गए हैं? किए हैं 42nd अमेंडमेंट। और एक चिल्ड्रन को लेके डीपीएसपी है, जिसको कि हम 42nd अमेंडमेंट से ऐड किए, टोटल 4 डीपीएसपी को। 45 का सब्जेक्ट मैटर चेंज किया 86 अमेंडमेंट से। 44th अमेंडमेंट से आर्टिकल 38 में हमने ऐड किया कि टू मिनिमाइज इनइक्वालिटी इन इनकम स्टेटस फैसिलिटी एंड अपॉर्चुनिटी। और 97 से हमने ऐड किया है आर्टिकल नंबर 43B, जो फॉर्मेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात करता है। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग डायमेंशंस ऑफ लिबर्टी इज नॉट मेंशन इन द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो देख सकते हैं वही सिमिलर क्वेश्चन जो अभी मैंने आपको बताया था रटने के लिए। अब तुम अगर ना बता पाए तो जितने ये 4,500 5,000 जो लोग हो ना, अभी देखना तुम में से जो भी इसको ना बता पाया, अब वही निकाल के भी तुमको मारेंगे। हाँ, सबका सही है। LDC गोज़ टू PHC। मुझे पता है कि आप लोगों को स्टोरी पता है। तो नॉट मेंशन इन दी प्रीएम्बल, तो वो स्टोरी देख लीजिएगा एक बार। अब
भगवान करे यही आर्टिकल पूछ ले, अगर मान लो ये ना पूछा तो वो उसके लिए मैं बोल रहा हूँ कि आप देख लीजिएगा, ठीक है। नॉट मेंशन इन द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो नॉट तो बिलीफ पूछ रहा है ना, क्या लिबर्टी पूछ रहा है, और ये कहाँ से किस कंट्री कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया, जल्दी से बताओ। लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी। और जो जस्टिस के प्रिंसिपल्स हैं उनको किस कंट्री कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया, तो लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। तो अपॉर्चुनिटी की तरह कोई यहाँ पे लिबर्टी नहीं है, ठीक है। लिबर्टी हो गया, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। फ्रैटर्निटी सिर्फ एक तरह की, जस्टिस तीन तरह की, सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल। ये तो हमने लिए हैं फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन से, यानी फ्रेंच रेवोल्यूशन से। जस्टिस के प्रिंसिपल्स हमने लिए हैं रशिया या फिर जो अर्स्ट वाली यूएसएसआर हुआ करता था वहाँ से। विच आर द विच कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 76 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो ये जो मैंने आपसे पीछे क्वेश्चन पूछा था कि यूनियन एग्जीक्यूटिव का कौन पार्ट होता है अलॉन्ग विद प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, पीएम, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये हमारा अटॉर्नी जनरल होता है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आर्टिकल नंबर 76 में मेंशन नहीं है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में हमें आर्टिकल नंबर 324 से 329 के बीच में पता चलता है इन द पार्ट नंबर 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ही विल बी द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया करेंटली, जो कि कौन है, आर वेंकट रमणी है। पहले एमसी सेतलवाद थे, अभी मैंने आपको पीछे बताया था। और इनके रिगार्डिंग क्या क्या चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, ये कि ही इज़ द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द कंट्री, भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है, हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होता है। और क्या पता होना चाहिए कि ही इज़ दी, एक तरह से हम बोल सकते हैं कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट करता है कोर्ट्स में, बीट सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक तरह से सरकारी वकील है ये। अटॉर्नी जनरल की क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के जज की जो क्वालिफिकेशन होती है, क्या कि 5 साल हाई कोर्ट में या तो जज, या 10 साल हाई कोर्ट में एडवोकेट, या फिर प्रेसिडेंट की नज़रों में एक डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट, तो ही आप अटॉर्नी जनरल बन सकते हैं। और आपकी अपॉइंटमेंट कौन करेगा, प्रेसिडेंट करेगा। एंड यू विल सर्व टिल द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, यानी जब तक आप प्रेसिडेंट को प्लेजर देते रहेंगे, ठीक है। प्लेजर मेंशन नहीं है किस तरह का प्लेजर, ठीक है। प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट तक ही ये अपने ऑफिस में रहते हैं अटॉर्नी जनरल, ठीक है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं होगा। और कैग की अगर बात कर ले, कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, CAG। और एक चीज़ बताइए कमेंट में कि जो अटॉर्नी जनरल होते हैं, इसी की तरह हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ स्टेट कौन होता है, राज्य में सबसे सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है। कैग की अगर बात करें तो आर्टिकल नंबर 148 से लेके 151 के बीच में दिया हुआ है। पार्ट नंबर 5 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड चैप्टर नंबर 5, पार्ट 5 के चैप्टर 5 में है। और ये किस पार्ट में आएगा अटॉर्नी जनरल, ये भी पार्ट 5 में, लेकिन चैप्टर नंबर 1 में। चैप्टर अगर समझ में नहीं आ रहा है, इसका मतलब आपने FRB या फिर बैच से आप नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। चैप्टर से उतना ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन 1-2 बार क्वेश्चन आया है, इसलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो आप समझ लीजिए कि पार्ट 5 में टोटल 5 चैप्टर हैं, तो उसमें से जो पहला चैप्टर उसमें आपका अटॉर्नी जनरल के बारे में दिया हुआ है, ठीक है। मतलब सिर्फ अटॉर्नी जनरल नहीं है, पूरा यूनियन एग्जीक्यूटिव है। और अटॉर्नी जनरल की अगर बात करें, क्या क्वेश्चन पूछा था मैं खुद ही भूल गया। अच्छा, स्टेट में सबसे हाईएस्ट लॉ ऑफिसर कौन होता है, तो कुछ नहीं करना होता है आपको। मैंने बताया था कि आपको अगर स्टेट का आर्टिकल चाहिए, पार्ट 5 के जो भी आर्टिकल है उसमें आप 89 को ऐड कर दो, तो एकदम पैरेलली आपको सेम चीज़ का आपको स्टेट में मिल जाएगा, पार्ट 6 में मिल जाएगा आर्टिकल। जैसे कि अटॉर्नी जनरल होता है तो वहाँ पे होता है एडवोकेट जनरल, एडवोकेट जनरल होता है, वो किस पार्ट में आ जाएगा, कौन से आर्टिकल में आ जाएगा, 165। आपको 89 ऐड करना है बस। कैग की अगर बात करें तो ये हाईएस्ट क्या होता है, हाईएस्ट कुछ नहीं होता, ये गार्जियन होता है, गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स होता है। एंड ही इज़ द हेड ऑफ इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट। ये एक सिंगल मेंबर्ड बॉडी है, ठीक है, सिंगल मेंबर्ड बॉडी, यानी कि इसमें इसको ऐसा नहीं होता है कि कैग चेयरमैन होता है और कोई और भी मेंबर्स होते हैं, तो सिंगल मेंबर्ड बॉडी है। एंड हेड भी होता है ये इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट का, ठीक है, ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट का। इसको हम गाइड एंड फिलोसोफर बोलते हैं। एक पार्लियामेंट्री कमेटी है, पब्लिक अकाउंट कमेटी, ठीक है। आर्टिकल 148 कैग के स्टैब्लिशमेंट की बात करता है। आर्टिकल नंबर 149 इसकी ड्यूटीज़ की बात करता है। आर्टिकल नंबर 151 ये बोलता है कि ये अपनी जो रिपोर्ट है वो प्रेसिडेंट को देता है और प्रेसिडेंट इसको पार्लियामेंट के समक्ष रखता है। और स्टेट से एसोसिएटेड है तो गवर्नर को देगा और गवर्नर अपने स्टेट लेजिस्लेचर में इसको रखेगा। आगे बढ़ते हैं। What is the minimum age prescribed for a person to be eligible to become vice president of India? न्यूनतम आयु कितनी है? अब न्यूनतम आयु जरा आप बताएंगे कि लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए, राज्यसभा का चुनाव लड़ने के लिए, राष्ट्रपति बनने के लिए, पंचायत और नगर पालिका को चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु तो लोकसभा के लिए 25 है, राज्यसभा के लिए 30 है, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट दोनों के लिए 35 है, पंचायत का 21 है और वोट देने के लिए कितनी है जरा बताएंगे? तो वाइस प्रेसिडेंट की पूछिए तो 35 ईयर्स हो जाएगी। और यहाँ तक कि जो गवर्नर होता है राज्यपाल, उसके लिए भी
35 ईयर होती है। कमेंट में आप बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का जज बनने के लिए मिनिमम एज कितनी चाहिए होती है। सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट का अगर आपको जज बनना है तो आपको मिनिमम एज की रिक्वायरमेंट कितनी है। और क्या क्वेश्चन पूछा था कि वोटिंग एज कितनी है, तो वोटिंग एज पहले 21 होती थी, अभी 18 है। किस अमेंडमेंट से इसको हटाया गया, बिकॉज अभी वोटिंग वगैरह हुई है, तो हो सकता है पूछ ले 61st अमेंडमेंट ऑफ 1988। और इसके लिए कोई मिनिमम एज नहीं होती है, नो मिनिमम एज। मैक्सिमम एज होती है सुप्रीम कोर्ट के लिए जज के लिए 65 ईयर्स एंड हाई कोर्ट के जज के लिए 62 ईयर्स। Which is the essential non-justiciable feature of the Indian Constitution associated with the welfare and well-being of the common man? FR, पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी, DPSP या फिर फेडरलिज्म। अभी मैंने आपको बताया है वेल बींग नॉन जस्टिसिएबल। अब नॉन जस्टिसिएबल है तो ये तो होगा नहीं, बिकॉज फंडामेंटल राइट्स आर जस्टिसिएबल। और कमेंट में जरा बताइए 10 में आपने कितना स्कोर किया, ट्रैक करते रहिएगा। मैं लास्ट में आपसे पूछूंगा 50 में किसका क्या ओवरऑल स्कोर रहा, तो 10 में से आप बताइए जल्दी से कितना क्या स्कोर का। तो फंडामेंटल राइट तो हो नहीं सकता है, DPSP यहाँ पे सही आंसर होगा। अभी मैंने बताया वेलफेयर स्टेट बनाने की बात कौन करता है, DPSP बात करता है, जो आर्टिकल 36 से 51, आयरलैंड, 3 तरह सोशलिस्ट, लिबरल, इंटेलेक्चुअल और गांधीयन, और हमने कुछ इंपॉर्टेंट DPSP भी देखी थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। According to which of the following constitutional articles in India does the government need to present the estimated receipts and expenditure before the parliament? कौन सा अनुच्छेद के तहत कॉन्स्टिट्यूशन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसको अपना एस्टिमेटेड रेसीट्स का मतलब होता है इनकम, गवर्नमेंट को कितनी कमाई हुई और कितना खर्चा हुआ, ठीक है, कमाई कितना हुआ और खर्चा कितना हुआ एक फाइनेंशियल ईयर में। एक फाइनेंशियल ईयर जो कि 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च तक जाता है, तो इसमें गवर्नमेंट को कितनी कमाई और कितना खर्चा हुआ, इसी को हम बोलते हैं एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वार्षिक वित्तीय विवरण। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वार्षिक वित्तीय विवरण, और इसी को ही हम कॉमनली बजट बोल देते हैं, लेकिन बजट वर्ड कहीं पे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। आर्टिकल 312 बात करता है किसकी, ऑल इंडिया सर्विसेज की, जो कि आपकी IAS दैट इज इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, IPS और IFOS इंडियन फॉरेस्ट सर्विस है, ना कि फॉरेन सर्विस। ठीक है, तो ऑल इंडिया सर्विसेज इसमें 3 दी हुई है, और राज्यसभा के पास पावर है ये कि वो कोई एक नई ऑल इंडिया सर्विस को क्रिएट कर सकता है। क्लियर। और ये हम इकोनॉमिक्स में जब पढ़ेंगे तो वहाँ देखेंगे कि क्या चीज़ रेसीट में आएगी, क्या चीज़ एक्सपेंडिचर में आएगी, रेवेन्यू रेसीट, रेवेन्यू कैपिटल रेसीट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर, वो सारे कॉन्सेप्ट हम वहाँ पे देखेंगे। और एक चीज़ कि यहाँ पे प्रेसिडेंट के नाम पे अभी UPSC के सिविल सर्विसेज एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया कि कौन रखता है, मतलब फाइनेंस मिनिस्टर रखता है, बजट को प्रस्तुत करता है किसके बिहाफ पे, तो प्रेसिडेंट के बिहाफ के, बिकॉज यहाँ पे लिखा हुआ आर्टिकल 112 में कि प्रेसिडेंट शैल, ठीक है, प्रेसिडेंट शैल कॉज टू बी लेड बिफोर बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, बिफोर बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। ध्यान रखना लोकसभा और राज्यसभा में दोनों में आता है आपका बजट, लेकिन वोटिंग सिर्फ हो सकती है लोकसभा में, राज्यसभा में वोटिंग अलाउड नहीं होती है बजट में। और इस साल इंतरिम बजट आया था क्योंकि चुनाव वाला साल था। फुल जो बजट है, पूर्ण जो बजट है वो कुछ ही दिन में बस आने वाला है। अभी मानसून सेशन, मानसून सत्र बुलाया जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा, आप इसकी अनाउंसमेंट 2-3 दिन में, अगले हो सकता है विद इन अ वीक तो सुन ही लेंगे। और आपका जुलाई से फॉर श्योर आपका बजट सत्र आएगा, और वहाँ पर आप देखेंगे कि फुल बजट जो है प्रस्तुत कर रही होंगी निर्मला सीतारमन। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंपॉर्टेंट स्टेप टुवर्ड्स ऑफरिंग प्राइमरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन बिटवीन द एज 6 and 14, जो कि एक फंडामेंटल राइट भी है। तो ये किसके द्वारा किया जा रहा है, सर्व शिक्षा अभियान के थ्रू किया जा रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही आंसर होगा। अब ये जो 6 to 14 है, ये पहले आर्टिकल नंबर 45 में था। अब 45 में था तो इसका मतलब ये हुआ कि ये नॉन जस्टिसिएबल था। नॉन जस्टिसिएबल था मतलब कि इसमें आपका हक नहीं था, लेकिन बाद में इसको आर्टिकल नंबर 21A में ऐड कर दिया गया। और आपने सर्व शिक्षा अभियान देखा होगा सरकारी स्कूल में, वो पेंसिल बनी रहती है, देखा है तुम लोगों ने, एक पेंसिल बनी रहती है और एक यहाँ पे एक लड़की बैठी रहती है आगे छोटी सी, और यहाँ पे एक लड़का बैठा रहता है, देखा तुम लोगों ने। और इसको कब लॉन्च किया गया था, कोई बताएगा? लॉन्च कब किया गया था इसको? 2001 में लॉन्च किया गया था इसको। ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी उस समय प्राइम मिनिस्टर थे हमारे। और ये अमेंडमेंट कब हुआ था? 86 अमेंडमेंट 2002 में हुआ था। और ये मिड डे मील वो है जिसकी वजह से बच्चों को अट्रैक्ट किया जाता है यहाँ पे। और ज़रा ये बताइए इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम कब आई थी? इस पर भी अभी SSC JEE में क्वेश्चन पूछा गया। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, निम्नलिखित में से कौन से संसदीय शासन प्रणाली की विशेषताएं? ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पे। तो प्रेसिडेंट इज़ दी नॉमिनल और डी ज्यूरे एग्जीक्यूटिव। तो बिल्कुल मैंने आपको बार बार बताया कि प्रेसिडेंट नॉमिनल, डी ज्यूरे या फिर टाइटलर। अच्छा, टाइटलर भी लिखा हुआ है, टाइटलर हेड होता है।
यानी नाम का हेड होता है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। यूएस में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, वहाँ पे प्रेसिडेंट डायरेक्टली इलेक्टेड होता है पीपल के द्वारा। हमारे यहाँ पे इनडायरेक्टली इलेक्ट होता है, इसलिए इसके पास रियल पावर नहीं है। तो रियल पावर किसके पास है? प्राइम मिनिस्टर, हु इज़ द हेड ऑफ गवर्नमेंट। प्रेसिडेंट इज़ द हेड ऑफ कंट्री, ही इज़ द हेड ऑफ कंट्री एंड इज़ ऑल्सो द सुप्रीम कमांडर ऑफ ऑल द डिफेंस फोर्सेज ऑफ इंडिया। प्राइम मिनिस्टर हेड ऑफ गवर्नमेंट होता है और इसी के जो सरकार चलाएगा वही देश चलाएगा, और वही उसी के पास रियल पावर है, उसी के पास ही वही रियल हेड कहलाएगा, वही डी फैक्टो हेड कहलाएगा। तो इसीलिए इसको हम डी फैक्टो हेड बोलते हैं, और इसी के पास होती हैं रियल पावर, तो रियल हेड इसी को बोलते हैं। तो नॉमिनल यहाँ पे क्या पूछा है, जो तो पार्लियामेंट, तो इनमें से कौन सी विशेषताएँ? तो पहली है प्राइम मिनिस्टर रियल हेड होता है, टाइटलर एग्जीक्यूटिव नहीं होता है। प्रेसिडेंट इज़ द हेड ऑफ द स्टेट, यस। प्राइम मिनिस्टर इज़ द हेड ऑफ गवर्नमेंट, यस। 1, 3 और 4 ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ICDS को लॉन्च किया गया था 1975 में। आगे बढ़ते हैं, और कुछ यहाँ पे और कुछ तो नहीं है, चलो आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फंक्शंस ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट? निम्नलिखित में से राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के कार्य कौन से हैं? NCSC, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट। इसके बारे में आप चारों स्टेटमेंट पढ़िए, आंसर करिए पॉज करके आराम से। मैं इसके बारे में पहले आपको समझाता हूँ। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी वो बॉडी होती है जिसका कॉन्स्टिट्यूशन में कोई ना कोई आर्टिकल यानी अनुच्छेद मेंशन्ड होता है। स्टैट्यूटरी बॉडी वो होती है, ठीक है, एक तरह का संवैधानिक निकाय। स्टैट्यूटरी बॉडी वो बॉडी होती है, संवैधानिक निकाय जो, सॉरी संवैधानिक नहीं बोलेंगे इसको, स्टैट्यूटरी बॉडी वो होती है जो कोई एक्ट के थ्रू क्रिएट की गई हो, जो पार्लियामेंट में कोई एक एक्ट लाया गया उसके थ्रू क्रिएट की गई। जैसे कि देश का जो हमारा ह्यूमन राइट्स कमीशन है, मानव अधिकार आयोग है, इसको 1993 का ह्यूमन राइट्स एक्ट आया था, उसके थ्रू क्रिएट किया गया। जैसे नेशनल कमीशन फॉर विमेन है, इसको 1990 का एक एक्ट आया था, उसके थ्रू इसको क्रिएट किया गया था, इसलिए ये स्टैट्यूटरी हुई। कॉन्स्टिट्यूशनल वो होती हैं जिनका संविधान में कोई अनुच्छेद है, और नीति आयोग ना तो कॉन्स्टिट्यूशनल है ना स्टैट्यूटरी है, वो एग्जीक्यूटिव है। तो NCSC की अगर बात करें तो ये आपका आर्टिकल नंबर 338 में आता है। लेकिन पहले अगर हम पीछे जाएं तो इसको स्पेशल ऑफिसर फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब करके हुआ करते थे, बस सुनते रहना। फिर 65th अमेंडमेंट ने इनको कमीशन आयोग बना दिया। देन 89th अमेंडमेंट ने, 89th जो अमेंडमेंट हुआ था 2003 में, उसने क्या किया, बाइफरकेट कर दिया। नेशनल कमीशन फॉर SC तो 338 में ही रहा, और नेशनल कमीशन फॉर जो बैकवर्ड क्लासेस है, सॉरी बैकवर्ड क्लास बोल रहा हूँ, नेशनल कमीशन फॉर ST जो है वो 338A में आ गया। और जो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास की बात करें तो ये 338B में है। ये रिसेंटली ही अभी सन 2018 में क्रिएट हुआ था बाय द 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। 103 और 104 नंबर का अमेंडमेंट बताइए किससे डील करता है, और 106 नंबर का अमेंडमेंट भी बता दीजिए किससे डील करता है। तो इनका काम ये होता है कि जो शेड्यूल्ड कास्ट हैं उनके जो राइट्स हैं, उनके अधिकार हैं, उनके प्रोटेक्शन करें। साथ ही साथ एंग्लो इंडियन के भी राइट्स के प्रोटेक्शन इसी कमीशन के जिम्मे में है। तो प्रोवाइडिंग कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन टू शेड्यूल्ड कास्ट, बिल्कुल, और एंग्लो इंडियन को भी। इन्वेस्टिगेटिंग एनी केस दैट वायलेट्स द इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट, यस। सबमिटिंग अ रिपोर्ट टू द प्राइम मिनिस्टर रिलेटिंग टू द प्रोटेक्शन ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट, प्रेजेंटिंग टू द प्रेसिडेंट एनुअली। तो यहाँ बोल रहा है प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट सबमिट करता है, यहाँ बोलता है प्रेसिडेंट को रिपोर्ट सबमिट करता है। तो भाई सिमिलर और कंट्रास्टिंग ऑप्शंस हैं, सिमिलर भी हैं और एक दूसरे के एकदम विपरीत हैं, तो आंसर इन्हीं में से होगा। अब यूजुअली हम देखते हैं कि प्रेसिडेंट को ही, चाहे कैग हो चाहे फाइनेंस कमीशन हो, सब अपनी रिपोर्ट प्रेसिडेंट को प्रेजेंट करते हैं, जो कि पार्लियामेंट के सामने रखता है। तो यहाँ पे क्या पूछा है, जो तो फॉलोइंग आदि फंक्शंस, तो आपसे अच्छा स्टेटमेंट वाइज है, तो ये आपका सही होगा, ये सही होगा, ये गलत होगा, तो 1, 2, 4 यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर C विल बी द करेक्ट आंसर। 103 आपका जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को 10% रिजर्वेशन मिलता है, इसके थ्रू जो लोकसभा में एंग्लो इंडियंस, 2 एंग्लो इंडियंस को प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता था और 1 एंग्लो इंडियन को गवर्नर लेजिस्लेटिव असेंबली में नॉमिनेट करता था, उसको खत्म किया गया और SC ST के रिजर्वेशन को आगे बढ़ाया गया। 106 जो सबसे लेटेस्ट अमेंडमेंट है, इसमें जो हमारे सेंट्रल और जो स्टेट लेजिस्लेचर है उसमें 1/3 सीट्स रिजर्व होंगी विमेन के लिए, ये है 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग fundamental rights has been amended as a constitutional right in the form of Article 300A in the new Chapter 4 and Part number 12 of the Constitution? Chapter number 4 और Part 12 of Constitution में कौन सा है?
चलिए भाई, तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा चैप्टर 4 पूछ रहे हैं, पार्ट 2 एंड 300A। आप सभी को पता है राइट टू प्रॉपर्टी। कल्चरल एजुकेशन राइट अभी देखें आर्टिकल 2930। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन अनुच्छेद नंबर 25 से लेकर 28 के बीच में। 25 बात करता है फ्रीडम टू कॉन्सियंस, यानी कि आप कुछ भी सोचें, भगवान के बारे में कोई भी आस्था रखें। 26 रिलीजियस डिनोमिनेशन को राइट देता है। 27 आपको टैक्स नहीं लगाया जा सकता धर्म के नाम पे। और 28 बात करता है कि किसी गवर्नमेंट एडेड स्कूल में रिलीजियस इंस्ट्रक्शन, धार्मिक इंस्ट्रक्शंस नहीं दिए जा सकते हैं। एंड राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन की बात करें तो अनुच्छेद 23 और 24 बात करता है शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, 23 क्या बोलता है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग और जो बेगारी है वो नहीं हो सकती है, कि मतलब ज़बरदस्ती आपसे मजदूरी करवाई जाए फिर मजदूरी के पैसे ना दिए जाएँ। 24 है ये चाइल्ड जो एम्प्लॉयमेंट है उसको प्रोहिबिट करता है। कौन से बच्चों का? बाल मजदूरी किसकी? जो आपके जो 14 साल से नीचे बच्चे हैं उनका हजार्डस जो वर्क होते हैं वहाँ पे इनका प्रोहिबिटेड है। ठीक है, और ये चीज़ पता होनी चाहिए। और अब लगे हाथ आर्टिकल 20 में जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये भी बता दीजिए अनुच्छेद 20 में, क्योंकि ये भी कभी कभी पूछ लेता है। एंड 22 भी बता दीजिए, तो ये चीज़ क्लियर है। तो 20 में अगर हम बात करें, एक सेकेंड, ठीक है, तो 20 में अगर हम बात करें अनुच्छेद नंबर 20 में बात करें तो किसकी बात करता है ये? तो ये बात करता है प्रोटेक्शन विद रिस्पेक्ट टू सर्टेन ऑफेंसेस। जैसे कि इसमें 3 चीज़ें दी हुई हैं, A, B और C। क्या 3 चीज़ें हैं? पहली तो है नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। ठीक है, नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, यानी कि जिस समय जो कानून एग्जिस्ट कर रहा है उसी के हिसाब से आपको सज़ा दी जाएगी, ना तो पहले और ना ही बाद के हिसाब से। दूसरा बात करता है क्या? नो डबल जियोपार्डी, यानी एक क्राइम के लिए आपको 2 बार सज़ा नहीं दी जाएगी। एंड तीसरा बात करता है किसकी? तीसरा बात करता है नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, यानी कि आपको खुद के खिलाफ गवाह नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, ये है सब क्लॉज जो सी है आर्टिकल नंबर 20 का, जो प्रोटेक्शन इन कन्विक्शन विद रिस्पेक्ट टू सर्टेन ऑफेंसेस की बात करता है। 17th, in 1946 B.N. Rao was formally appointed as dash to the core drafting committee of the Indian Constitution। 1926 में B.N. राव को औपचारिक रूप से भारतीय संविधान की मुख्य मसौदा समिति में डैश के रूप में नियुक्त किया गया था। B.N. राव को, तो B.N. राव को कॉन्स्टिट्यूशनल या फिर लीगल एडवाइज़र, संवैधानिक या फिर विधिक सलाहकार के तौर पे इनको नियुक्त किया गया था। चीफ ड्राफ्ट्समैन की अगर हम बात करें तो ये किसको अपॉइंट किया गया था? S.N. मुखर्जी को। ठीक है, एंड वाइस चेयरमैन की अगर बात करें तो टी कृष्णमाचारी और H.C. मुखर्जी वाइस प्रेसिडेंट थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। और पहले हमारे टेम्पररी प्रेसिडेंट किसको अपॉइंट किया गया था? टेम्पररी, बफरिंग तो नहीं हुई है ना, एक बार बता देना कमेंट में, आई थिंक कुछ। ठीक है, टेम्पररी प्रेसिडेंट किसको अपॉइंट किया गया था? ये अभी क्वेश्चन सिविल सर्विसेज एग्जाम में भी पूछा गया। तो टेम्पररी प्रेसिडेंट किसको अपॉइंट किया गया था? सच्चिदानंद सिन्हा को, फॉलोइंग अ फ्रेंच प्रैक्टिस। ठीक है, जहाँ पे एक सीनियर मोस्ट मेंबर को हम अपॉइंट कर देते हैं कुछ टाइम के लिए, सच्चिदानंद सिन्हा। और परमानेंट कौन बने थे? आपको पता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन को जरा बताएंगे कमेंट में कि किसने मतलब हैंड रिटन किसने लिखा था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को? हैंड रिटन किसने किया था? तो ध्यान रखने किसने किया था? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने। ठीक है, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने किया था। और इसको ब्यूटीफाई और डेकोरेट करने का काम किया था रायजादा। ठीक है, किसने किया था? बेहर राम मनोहर सिन्हा ने उसको ब्यूटीफाई करने का काम किया था। ठीक है, और कौन थे हमारे? और इसमें चीफ ड्राफ्ट्समैन हो गए, वाइस चेयरमैन हो गए। ठीक है, सारे लोग तो हो गए। B.N. राव, ऑलराइट। और पहली सीटिंग आपको पता है 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रीडम टू इट्स सिटीजन्स? फ्रीडम डिफरेंट टाइप्स के फ्रीडम्स किसमें गारंटीड है? तो 14 से लेके 18 तक की अगर हम बात करें, नॉट 19, ठीक है, 14 से लेकर 18 तक की अगर हम बात करें तो इसमें इक्वालिटी है, राइट टू इक्वालिटी, जिसमें कि 14 है अभी मैंने आपको बताया राइट टू इक्वालिटी एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। 15 में कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता। अभी वो आई थिंक मैंने उस पर क्वेश्चन रखा है, वो देखेंगे। ठीक है, आंसर इसका 19 से 22 होगा, जिसको कि अभी हम डिस्कस कर चुके हैं सारी चीज़ें। 22 वाला डिस्कस नहीं किया। 22 बात करता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। तो 2 तरह के डिटेंशन हो सकते हैं, एक तो प्यूनिटिव, आपने क्राइम कर दिया उसके बाद, प्रिवेंटिव, आप क्राइम कर सकते हैं इसलिए आपका डिटेंशन हुआ। ठीक है, 25 से 30 भी डिस्कस कर चुके हैं और 32 वाला डिस्कस कर चुके हैं। और उसके बाद वाले तो इतना इंपॉर्टेंट है नहीं अगर मैं बात करूँ तो।
ठीक है। उसके बाद वाले उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे 33 की अगर बात करें तो इसमें लिखा हुआ है कि आर्म्ड फोर्सेस के जो पर्सनल्स हैं उनको उनके फंडामेंटल राइट रेस्ट्रिक्ट किए जाएंगे। 34 में लिखा हुआ है कि जब मार्शियल लॉ लगा होगा तो फंडामेंटल राइट्स रेस्ट्रिक्ट कर दिए जाएंगे। 35 में लिखा हुआ है कि सिर्फ देश का संसद ही, पार्लियामेंट ही कानून बना सकता है मौलिक अधिकारों को लेके, बस। ठीक है। और कौन से फंडामेंटल राइट्स ओनली एंड ओनली सिटीजन्स ऑफ इंडिया को ही अवेलेबल हैं। जैसे फंडामेंटल ड्यूटीज़ की अगर बात करें सिर्फ भारतीय नागरिकों के लिए हैं, लेकिन कुछ मौलिक अधिकार हैं जो विदेशियों को प्राप्त हैं। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो विदेशियों को नहीं, सिर्फ भारतीयों को प्राप्त हैं। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 243I ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द गवर्नर ऑफ अ स्टेट कॉन्स्टिट्यूट्स द फाइनेंस कमीशन फॉर एवरी डैश। कितने साल के लिए राज्यपाल स्टेट का फाइनेंस कमीशन बनाता है, राज्य का वित्त आयोग बनाता है। अब देखो ये कितना अच्छा है। चाहता तो आपसे 5 साल दे के ये आर्टिकल पूछ सकता था, तो ज़्यादा लोग गलत करते हैं इस क्वेश्चन को, ये बात पक्की है। अब ये आपको पता होना चाहिए कि पार्ट नंबर जो 9 है कॉन्स्टिट्यूशन का, भाग नंबर 9 है जो संविधान का, एक सेकंड में चेक कर लेता हूँ कोई बफरिंग तो नहीं हुई है। ठीक है, हाँ 15, 16, 19, 29, 30 है, बिल्कुल सही। आज पे जो मैंने क्वेश्चन पूछा था इसका 15, 16, 19, 29, 30 होगा। ठीक है, 15, 16, 19, 29, 30, यानी इसमें जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये सिर्फ ओनली टू इंडियन सिटीजन्स अवेलेबल है। अब पार्ट नंबर ऑफ जो 9 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, भाग नंबर 9, ये बात करता है आर्टिकल नंबर 243 से लेके 243O तक की, और इसका एक एक आर्टिकल आपको याद होना चाहिए। ठीक है, 243 में डेफिनेशन दी हुई है पंचायत की, 243। और ज़रा ये कमेंट बताएंगे किस पर्टिकुलर अमेंडमेंट से इस पार्ट नंबर 9 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को ऐड किया गया था। 243A में क्या दिया हुआ है, ग्राम सभा के बारे में दिया हुआ है। बी में क्या दिया हुआ है, किस तरह से इसका कॉन्स्टिट्यूशन होगा। सी से इसके कॉम्पोजिशन के बारे में दिया हुआ है। डी में 243D में दिया हुआ है, डी से दलित याद किया था। दलित मतलब हमने इसमें रिजर्वेशन याद दिया था। रिजर्वेशन किसको मिला हुआ है, विमेन को मिला हुआ है 1/3, और इन प्रपोर्शन ऑफ देयर पॉपुलेशन SC ST को मिला हुआ है। ई का मतलब 5 होता है, तो 5 साल का टेन्योर मेंशनड इसमें पंचायत का। एफ का मतलब फेल हो गया, फेल का मतलब डिस्क्वालीफाई। कौन डिस्क्वालीफाई होगा कौन नहीं होगा ये कौन डिसाइड करेगा, वहाँ का स्टेट लेजिस्लेचर जो इस अथॉरिटी को बोलेगा वो डिसाइड करेगा। और किसी को इसलिए डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाएगा कि उसने 25 साल की उम्र उसकी पूरी नहीं हुई, क्योंकि न्यूनतम आयु 21 साल की चाहिए। एफ हो गया। जी से गोली, गोली का मतलब है पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई, पावर एंड अथॉरिटी दी गई हुई है। एच से हाउस टैक्स याद किया था, तो टैक्स लगाया जाएगा। आई से इनकम, इनकम मतलब फाइनेंस कमीशन, फाइनेंस की जब इनकम मतलब फाइनेंस, तो ये 5 साल के लिए अपॉइंट किया जाता है। ठीक है, क्लियर। तो ये सारे आपको आर्टिकल भी इस तरह से याद होने चाहिए। ठीक है, तो अगर बात करें किस अमेंडमेंट से ऐड किया गया था, 73rd अमेंडमेंट ऑफ 1992 जो एनफोर्स हुआ था 1993 को, 24 अप्रैल 1993 को ये लागू हुआ था अमेंडमेंट। इसीलिए हम 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। कौन से शेड्यूल में पंचायत के प्रोविजंस मेंशन्ड हैं, तो शेड्यूल नंबर 11 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें कि 29 फंक्शनल आइटम्स दिए हुए हैं। सिमिलरली 74th अमेंडमेंट से, जो कि अगेन 1992 में हुआ था, उसमें हमने म्यूनिसिपैलिटी को पार्ट नंबर 9A भाग नंबर 9 का में ऐड किया, आर्टिकल 243P से लेकर 243ZG तक। ठीक है, 240 क्या लिख दिया मैंने, 243ZG तक। ठीक है, और ZH से लेके ZT तक जाता है पार्ट नंबर 9B, जो कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात करता है, जिसको 97th अमेंडमेंट से ऐड किए थे। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन्स अबाउट एनलार्जमेंट ऑफ द जुरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के विस्तार का उल्लेख है। सुप्रीम कोर्ट, पार्ट नंबर 5 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, भाग नंबर 5, चैप्टर नंबर 4 ऑफ पार्ट नंबर 5 एंड आर्टिकल नंबर 124 से लेके 147 इसकी बात करते हैं। और एनलार्जमेंट ऑफ जुरिसडिक्शन की तो आर्टिकल नंबर 130, चल जाओ भाई, आर्टिकल नंबर 138 ही इसके एनलार्जमेंट की बात करता है। ठीक है, 142 की अगर बात करें तो ये बात करते हैं, मैंने आपको एक कीवर्ड बताया था, टू डू कंप्लीट जस्टिस, यानी किसी भी मैटर में अगर कंप्लीट जस्टिस देना है सुप्रीम कोर्ट को, तो वो कोई भी ऑर्डर या फिर डिक्री पास कर सकता है। आर्टिकल 144 की अगर बात करें तो ये किसकी बात करता है कि जितनी भी जुडिशियल वगैरह अथॉरिटीज़ हैं वो सब किसके एड में एक्ट करेंगी, सुप्रीम कोर्ट के एड में एक्ट करेंगी, जितने भी हमारी जुडिशियल अथॉरिटीज़ हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं जुडिशियल। और ज़रा ये बताइए कि हमारे यहाँ पे इंटीग्रेटेड जुडिशरी या फिर हायरार्की है जुडिशरी में, तो जुडिशियल अथॉरिटीज़ जो हैं वो एक्ट करेंगी एड में, किसके, सुप्रीम कोर्ट के। एंड आर्टिकल नंबर 140 में क्या मेंशन्ड है, इसमें एंसिलरी पावर्स दी हुई हैं।
एंसिलरी पावर्स यानी कि एक्स्ट्रा पावर्स जो हैं जो पार्लियामेंट के द्वारा दी जा सकती हैं सुप्रीम कोर्ट को। हमारे यहाँ पे इंटीग्रेटेड जुडिशरी है जो कि हमने यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से नहीं लिया है, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से लिया है। यूएस से अगर बात करें तो जुडिशियल रिव्यू यानी कि न्यायिक समीक्षा लिया है हमने, और जुडिशियल इंडिपेंडेंस यानी कि न्यायिक स्वतंत्रता लिया है। ठीक है, जुडिशरी हमारी रिव्यू कर सकती है, आर्टिकल 137 जो कि बात करता है, और जुडिशियल इंडिपेंडेंस है। जरा कमेंट में आप बताएंगे आर्टिकल नंबर 131 किसकी बात करता है, आर्टिकल नंबर 143 किसकी बात करता है, 129 किसकी बात करता है, 130 किसकी बात करता है। ये कुछ और इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स एसोसिएटेड विद सुप्रीम कोर्ट हैं। 131 देखो 124 से स्टार्ट होता है। ठीक है, 131 की अगर बात करें तो इसमें ओरिजिनल जुरिसडिक्शन इनकी मूल क्षेत्राधिकार दिया हुआ है, जहाँ पे सेंटर और स्टेट या फिर मल्टीपल स्टेट्स के जो झगड़े होते हैं उसको देखता है सुप्रीम कोर्ट। 143 है एडवाइजरी जुरिसडिक्शन, सलाहकारी क्षेत्राधिकार, जिसके तहत जो हमारा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो जाता है सुप्रीम कोर्ट के पास एडवाइस लेने दो मैटर्स पे, मैटर्स अराइजिंग आउट ऑफ एनी प्री कॉन्स्टिट्यूशन ट्रीटी एंड मैटर्स ऑफ जनरल पब्लिक इंपॉर्टेंस, और वो जो भी एडवाइस उसको मिलेगी दैट वोंट बी बाइंडिंग ऑन हिम। ठीक है, 129 की अगर बात करें तो ये बोलता है सुप्रीम कोर्ट इज़ अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, यानी जो भी वो बोलता जा रहा है वो एज अ रिकॉर्ड उसको रखा जाएगा आगे के लिए। और 130 दिल्ली को एज अ सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर करता है, और ये बोलता है कि दिल्ली में तो अभी सुप्रीम कोर्ट लोकेटेड है, लेकिन किसी और जगह को भी कहीं पे भी सीट बनाई जा सकती है या फिर बेंच बनाई जा सकती है, उसका पावर है CJI के पास विद द रिकमेंडेशन विद द कंसल्टेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। आर्टिकल सिमिलरली 125 में इनकी सैलरीज वगैरह मैंशनड है, जो कि कहाँ से चार्ज होती हैं, चार्ज एक्सपेंडिचर ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, जो कि नॉन वोटेबल पार्ट ऑफ बजट है। 126 एक्टिंग CJI की बात करता है, 127 एडहॉक जजेस की बात करता है, 128 रिटायर्ड जजेस की बात करता है। ठीक, 132, 33, 34 एपेलेट जुरिसडिक्शन की बात करते हैं। विच डायरेक्टिव प्रिंसिपल वॉज एडेड बाई 97th अमेंडमेंट ऑफ 2011। तो बार बार देख चुके हैं भाई। विलेज पंचायत की अगर बात करें तो ये तो आर्टिकल 40 में ओरिजिनली यानी पहले से ही मेंशन है, 26 नवंबर 1949 जिस दिन हमने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया था। कोऑपरेटिव सोसाइटी यहाँ पे सही आंसर होगा। ये आर्टिकल नंबर 50 है जो कि अगेन पहले से मेंशन था, और ये आर्टिकल 44 है जो अगेन पहले से मेंशन था। 97th अमेंडमेंट नहीं, पार्ट नंबर अभी मैंने आपको बताया था 9B कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया। साथ ही साथ आर्टिकल नंबर 19 का क्लॉज 1 का सब क्लॉज C जो बात करता है राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, उसमें राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटी को भी ऐड किया गया था, और ये किस आर्टिकल में, आर्टिकल 43B में है। आगे बढ़ते हैं 22। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट एंड सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ। तो 15, 16, 17 या फिर 18। तो 18 तो बात करता है उपाधियों का अंत, दैट इज़ एबॉलिशन ऑफ टाइटल। कोई टाइटल नहीं स्टेट के द्वारा दिया जा सकता है। अब एंजल प्रिया आप रख लें वो अलग बात है, लेकिन वो स्टेट नहीं देगा आपको। ठीक है, कोई मान लो जैसे पहले टाइटल चलते थे खान बहादुर इस तरह से, तो वो टाइटल नहीं चलेंगे। 17 किसकी बात करता है, किसके अबॉलिशन की बात करता है, अनटचेबिलिटी के अबॉलिशन की बात करता है, छुआछूत के अबॉलिशन की। 16 की बात करें तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट में यानी कि लोक नियोजन के अवसर में समानता होनी चाहिए, दैट इज़ गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट जो है उसके केस में इक्वालिटी होनी चाहिए सरकारी नौकरी में। और 15 बात करता है कि किसी के खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता है। डिस्क्रिमिनेशन पब्लिक प्लेस पे भी नहीं हो सकता है, रेस्टोरेंट, वेल्स हो गए, होटल हो गए, यहाँ पे भी लोगों के बीच लोग के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता है धर्म, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ के नाम पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हु कैन अपॉइंट द जजेस ऑफ हाई कोर्ट। तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन कर सकता है। हाई कोर्ट की अगर बात करें तो पार्ट नंबर 6 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में आते हैं, आर्टिकल नंबर 214 से 231 के बीच में दिया हुआ है इनके बारे में। तो अपॉइंटमेंट चाहे इसकी उसकी सबकी अपॉइंटमेंट करेगा तेरा फैजल, प्रेसिडेंट करेगा। ठीक है, और प्रेसिडेंट की अगर बात करें तो यही इन्हीं प्रेसिडेंट को ही अपना रेजिग्नेशन देंगे। ये प्रेसिडेंट ही इनको रिमूव कर सकता है। इनका रिमूवल का जो प्रोसीजर होता है सुप्रीम कोर्ट के जज के एकदम बराबर होता है। पार्लियामेंट में वो क्या होता है, वो ये होता है कि पार्लियामेंट में पहले एक रेजोल्यूशन मूव होगा स्पेशल मेजोरिटी से दोनों हाउसेज में, लोकसभा राज्यसभा, और तब प्रेसिडेंट उसमें ठप्पा मार के इनको हटा देगा। हाई कोर्ट के जजेस को ओथ कौन दिलाता है ये आप बताइए, ये आपको बताना है। एंड जरा कमेंट में बताइए किस पर्टिकुलर केस में 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जिसने कि कॉलेजियम ऑफ सिस्टम ऑफ जजेस को हटा दिया था, तो किस केस ने इसी को हटा दिया था 99th अमेंडमेंट को, ये बताइए। शपथ की अगर बात करें तो ये राज्यपाल जी दिलाएंगे, बस इनका यही काम है गवर्नर का, शपथ दिलाते रहो बस। ठीक है, लेकिन रेजिग्नेशन हो गया, रिमूवल हो गया, सब प्रेसिडेंट करेगा। 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल यानी असंवैधानिक घोषित किया गया था 4th जजेस केस में, और कॉलेजियम सिस्टम को फिर से रिस्टोर किया गया था। NJAC को, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन को हटा दिया गया था।
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट हैव अ बाई कैमरल लेजिस्लेचर, किस राज्य में द्विसदनीय विधानमंडल नहीं है। बाई कैमरल का मतलब होता है जहाँ पे 2 हाउसेज होते हैं। जैसे सेंटर की अगर बात करें तो सेंटर में भी बाई कैमरल लेजिस्लेचर है, जहाँ पे हमें पता है लोकसभा है लोअर हाउस और राज्यसभा है अपर हाउस। सिमिलरली हमारे सारे नहीं, कुछ राज्यों में 2 हाउसेज हैं। जैसे कि अगर हम बात करें, जो हमारा एक हाउस है जिसका नाम है लेजिस्लेटिव असेंबली यानी विधानसभा, ये तो हर राज्य में आपको देखने को मिलेगी विधानसभा, 28 के 28 राज्यों में, और कितने केंद्र शासित प्रदेशों में आपको विधानसभा देखने को मिलेगी। और हमारे देश के 6 ऐसे राज्य हैं जहाँ पे आपको विधान परिषद यानी कि लेजिस्लेटिव काउंसिल भी आपको देखने को मिलेगी, विधान परिषद, जिसको कि हम राज्यसभा से कंपेयर कर सकते हैं, इट इज़ दी अपर हाउस। ठीक है, तो और एक चीज़ ध्यान रखना, लेजिस्लेटिव काउंसिल को क्रिएट करना, एबॉलिश करना, ये पार्लियामेंट के हाथ में होता है, एंड दैट टू विद अ सिंपल मेजॉरिटी, साधारण बहुमत। यानी उसके लिए संविधान में कोई संशोधन करने की, अमेंडमेंट करने की कोई नीड नहीं पड़ती है, सिंपल मेजॉरिटी से ये कर लेता है पार्लियामेंट, अगर क्रिएट एबॉलिश करना है। और इसको हम किस तरह से याद करते हैं भाई, कबूतम से इसको हम याद कर लेते हैं। कबूतम यानी कि के से आपका कर्नाटक, आंध्रा, बिहार, उत्तर प्रदेश, टी से तेलंगाना है, तमिलनाडु नहीं है, और एम से आपका महाराष्ट्र। ठीक, और यहाँ पे कुछ क्वेश्चन मैंने पूछा था, कितनी स्टेट में लेजिस्लेटिव असेंबली है, तो दिल्ली एंड पुडुचेरी में लेजिस्लेटिव असेंबली है। कुछ टाइम बाद अभी इलेक्शन होंगे, अभी कुछ महीने में आपके जम्मू कश्मीर में, तो वहाँ पे भी लेजिस्लेटिव असेंबली आ जाएगी। विच आर्टिकल डील विद द रिलेशनशिप बिटवीन द प्रेसिडेंट एंड द प्राइम मिनिस्टर, कौन सा अनुच्छेद है जो राष्ट्रपति और जो प्रधानमंत्री उनके बीच की जो रिलेशनशिप है उससे डील करता है। तो ऑप्शन है आपके 74, 75A, 78 या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो सही आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। यहाँ पे इनके बीच की रिलेशनशिप की बात हो रही है। 74 में भी रिलेशनशिप की बात होती है। क्या है आर्टिकल 74? आर्टिकल 74 अनुच्छेद 74 ये बोलता है कि देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाई प्राइम मिनिस्टर, इसीलिए हम प्राइम मिनिस्टर को हेड ऑफ गवर्नमेंट बोलते हैं, रियल हेड बोलते हैं, हु शैल एडवाइज द प्रेसिडेंट, और ये प्रेसिडेंट को उनकी एडवाइस पे एक्ट करना है। मैंने आपको बताया था कि चाहे कोई भी चीज़ प्रेसिडेंट करेगा, कोई भी काम करेगा, वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पे ही करेगा। 75 जो आर्टिकल है वो काफ़ी बड़ा है, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं। जैसे कि इसमें पहली चीज़ तो ये लिखी हुई है कि इनकी अपॉइंटमेंट कौन करेगा, नियुक्ति कौन करेगा, किसकी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की। प्रधानमंत्री भी एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ही होता है, ध्यान रखिएगा। तो अपॉइंटमेंट प्राइम मिनिस्टर की लिखा हुआ प्रेसिडेंट करेगा, और अदर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की भी अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट ही करेगा ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। जो अभी हमने देखा था, शपथ ग्रहण समारोह देखा था ना आपने, वो साइन वाइन सभी लोग कर रहे थे, शायद आपने देखा होगा, अगर आप इंस्टाग्राम चलाने से आपको फुर्सत मिली होगी तो। ठीक है, तो अपॉइंटमेंट यहाँ पे, और वो पता नहीं वो कौन सा गाना है पंचायत फिल्म का है ना, ए राजा जी, वही चलता रहता है आजकल तो, जहाँ देखो अपॉइंटमेंट ये पीएम करता है, पीएम के प्रेसिडेंट करता है, और बाकी की भी वही करेगा। ठीक है, और क्या है, और ओथ वगैरह जो शपथ है वो भी प्रेसिडेंट या तो दिलाएगा, या फिर उसके द्वारा कोई इलेक्टेड वो ओथ दिलाएगा। फिर अगर हाँ, इसमें फिर अगला जो हमारा आर्टिकल है वो ये लिखा हुआ है कि प्रेसिडेंट को ये जो लोग हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, दे सर्व टिल द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, यानी कि इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी डिटरमाइन करी गई है इस आर्टिकल में प्रेसिडेंट की तरफ, यानी यू आर इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल टू प्रेसिडेंट, यानी कि आपको प्लेजर देते रहना प्रेसिडेंट को। अगला वाला जो आर्टिकल है 75, नॉट आर्टिकल, क्लॉज 75 का आप ये समझ लो कि जो क्लॉज 1 हमने देखा अपॉइंटमेंट की बात करता है, फिर इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करता है दूसरा वाला, फिर तीसरा वाला बात करता है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की, कि ये लोग कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल हैं। ठीक है, कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल हैं किसको, लोकसभा को, जिसको कि हम लोअर हाउस बोलते हैं। देन फोर्थ में इनके ओथ के बारे में लिखा हुआ है। देन इसमें फिर लास्ट में लिखा हुआ है कि अगर कोई भी मिनिस्टर हो सकता है बिना किसी हाउस का मेंबर हुए 6 महीने तक, लेकिन 6 महीने के अंदर आपको किसी न किसी हाउस की मेंबरशिप लेनी होगी। 77 मैंने आपको पीछे बता दिया था, ये ऑर्डर ऑफ बिजनेस की बात करता है, किस तरह से कंडक्ट किया जाएगा बिजनेस को, प्रेसिडेंट के नाम पे किया जाएगा। और 78 किसकी बात करता है, ये ड्यूटीज़ ऑफ प्राइम मिनिस्टर की बात करता है, प्रधानमंत्री की क्या ड्यूटीज़ हैं। और इसको मैंने इस तरह से याद करवाया था, पीएम यहाँ लिखिए, यहाँ प्रेसिडेंट लिखिए, यहाँ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लिखिए, यानी कि जो भी कोई डिसीजन लिया काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने तो उसको प्राइम मिनिस्टर को कम्युनिकेट करना है टू दी प्रेसिडेंट। आर्टिकल नंबर 1 25 खत्म हो चुके हैं, यानी आधा, वी आर ऑन दी हाफ वे। आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच स्टेट्स इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स मेंशंस विच ऑफ द फॉलोइंग। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 जिसमें कहा गया कि भारत जो राज्यों का एक संघ हुआ, निम्नलिखित में से किसका उल्लेख है। कमेंट में आप जल्दी से बताएंगे आपका 25 में क्या स्कोर रह रहा है। पीएम एज मैसेंजर सही है। जौजा कैम्बे कहाँ, नॉर्थ ईस्ट से हो गया।
ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इट मेंशंस अबाउट द कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट की अगर बात करेंगे तो ये आर्टिकल नंबर 2 में है। आर्टिकल 3 किसकी बात करता है? ये है आर्टिकल 3, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट की बात करता है अनुच्छेद 3। इसमें अगर आप किसी विदेशी सरजमी का कोई भी टेरिटरी को, वॉइस तो आ रही ना, विदेशी सरजमी की कोई भी टेरिटरी को अगर आप भारत का हिस्सा बनाना चाहते हैं तो आर्टिकल नंबर 2 का यूज़ करेंगे। आर्टिकल नंबर 3 का आप यूज़ कब करते हो? जब किसी एग्जिस्टिंग स्टेट का नाम चेंज करना हो या उसको तोड़ के दूसरा राज्य बनाना हो। जैसे कि हमने देखा सन 2000 में, ईयर 2000 में क्या किया गया, यूपी को तोड़ के उत्तराखंड बनाया गया, मध्य प्रदेश को तोड़ के छत्तीसगढ़ बनाया गया, बिहार को तोड़ के झारखंड बनाया गया। तो सन 2000 में ये हुआ किस आर्टिकल का यूज़ करके? ये किस आर्टिकल का यूज़ करके? आर्टिकल नंबर 3 का यूज़ करके। और 2 का यूज़ करके हम सबका गलत। अच्छा, सबने क्या कुछ और दिया था क्या? आर्टिकल 1 दैट इज, तो मतलब ये इसमें और क्या तुम दे सकते हो? एक सेकेंड, आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच स्टेट्स इंडिया दैट इज भारत शैल बी मेंशन्स विच ऑफ द फॉलोइंग। तो क्या दिया था तुम लोगों ने? ऑप्शन नंबर बी दिया था, हैं? इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो इसमें ये लिखा हुआ है आर्टिकल 1 में कि टाइप ऑफ पॉलिटी क्या है हमारी, ठीक है? टाइप ऑफ पॉलिटी ये है कि देयर इज नो एग्रीमेंट, ठीक है? एक सेकेंड, देयर इज नो एग्रीमेंट बिटवीन दी स्टेट्स, कोई एग्रीमेंट नहीं है। एंड नो स्टेट हैज़ नो राइट टू सिसीड फ्रॉम द यूनियन, किसी के पास ये पावर नहीं है कि वो यूनियन से अलग हो सके, ठीक है? ये चीज़ मेंशन्ड है यहाँ पे। अगला है हमारा सेकंड और थर्ड बता दिया। एंड आर्टिकल नंबर 4 क्या है? आर्टिकल नंबर 4 ये बोलता है कि जो भी आप आर्टिकल नंबर 2 एंड 3 के तहत चेंजेस करेंगे, अनुच्छेद नंबर 2 और 3 के तहत जो भी बदलाव करेंगे, उनको आर्टिकल 368 के तहत, अनुच्छेद 368 के तहत कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट डील नहीं किया जाएगा, संवैधानिक संशोधन नहीं डील किया जाएगा, ठीक? विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर रिलेटेड टू सिटीजनशिप। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित हैं? 15 से 21, 5 से 11, 25 से 31 और अनुच्छेद नंबर 2 से 4। बताइए सिटीजनशिप और इंडिया में किस तरह की सिटीजनशिप है और कौन से पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन्ड है? हाँ जी, 5 से 11, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे आते हैं, आर्टिकल नंबर 5 से 11 होगा ऑप्शन नंबर बी, जो सिटीजनशिप की बात करते हैं। सिटीजनशिप हमारे पार्ट 2, जो अभी हमने आर्टिकल 1 से 4 तक देखा था, ये पार्ट 1 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में है, ये पार्ट नंबर 2 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है। एंड सिटीजनशिप की अगर बात करें तो ये ठीक है। पार्ट नंबर 2 की अगर बात करें तो किसकी बात करता है ये? सिटीजनशिप की। और इंडिया में किस तरह की सिटीजनशिप है? सिंगल सिटीजनशिप, जो कि हमने कहाँ से बोरो की है? यूके के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो की है, ठीक है? इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अगला है हमारा, द पावर टू समन दी हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट इज वेस्टेड विद दी। संसद के सदनों को बुलाने की शक्ति डैश में निहित होती है, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट या फिर स्पीकर। तो समन कौन कर सकता है? समन का मतलब होता है बुलाना, ठीक है? और सत्रावसान, जिसको कि हम इंग्लिश में बोलते हैं प्रोरोग, ये कौन कर सकता है? दोनों काम ही हमारा प्रेसिडेंट कर सकता है। अब समन किसको करेगा? सेशन को। कितने सेशन होते हैं पार्लियामेंट में? मैक्सिमम 3 सेशन, ठीक है? मैक्सिमम 3 सेशन होते हैं पार्लियामेंट में। कौन कौन से? तो अभी रिसेंटली जो होगा आपका, सबसे पहले तो बजट सत्र होता है, बजट सेशन, जो फेब में स्टार्ट होता है और लास्ट ऑफ अप्रैल तक चलता है, फिर स्टार्ट ऑफ मई तक चलता है। इस बार जल्दी ख़त्म हो गया था ड्यू टू इलेक्शन। देन इसके बाद मानसून के टाइम पे जुलाई से स्टार्ट होता है, सितंबर तक चलता है आपका मानसून सत्र। और एक होता है आपका विंटर सेशन, जो दिसंबर के टाइम से आपका नवंबर दिसंबर के टाइम पे रहता है, ठीक है? तो 2 सेशन के बीच में मैक्सिमम गैप, ध्यान रखना, जो मैक्सिमम गैप है 2 सेशन के बीच में, वो 6 महीने का हो सकता है। यानी कि मिनिमम 2 सेशन तो बुलाने पड़ेंगे ही पड़ेंगे, ठीक है? ये चीज़ ध्यान रखना। और बुलाता कौन है? प्रेसिडेंट। और प्रोरोग जाना भी पड़ता है, ध्यान रखना, ये नहीं कि बुलाता है मगर जाने का नहीं। प्रोरोग की अगर बात करें, सत्रावसान, यानी कि जब वर्किंग खत्म हो जाती है सत्र की, तो भेज दिया जाता है कि भाई सब लोग घर जाओ, छुट्टी होगी, तो वही प्रेसिडेंट ही करता है। प्रेसिडेंट ही हाउस को डिसॉल्व भी करता है, लेकिन किस हाउस को डिसॉल्व करता है? लोकसभा को, क्योंकि राज्यसभा तो डिसॉल्व हो ही नहीं सकता है। और अगर हम बात करें, चलो इतना ही अभी रखते हैं, आगे बढ़ते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ काइंड ऑफ क्वेश्चन रिलेटेड टू द इंडियन पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संसदीय कार्यवाही से संबंधित प्रश्न नहीं है? स्टार्ड क्वेश्चन, अनस्टार्ड क्वेश्चन, शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन या फिर लॉन्ग नोटिस क्वेश्चन? तो स्टार्ड क्वेश्चन बिल्कुल एक टाइप ऑफ क्वेश्चन है, अनस्टार्ड भी है, शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, लॉन्ग नोटिस क्वेश्चन ये किसी तरह का क्वेश्चन नहीं है। जो संसदीय प्रणाली, जो हमारी संसदीय कार्रवाई होती है, पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग होती है, उसका जो पहला घंटा होता है, जो फर्स्ट आवर होता है, उसको हम बोलते हैं क्वेश्चन आवर। ठीक है, उसको हम बोलते हैं क्वेश्चन आवर, यानी कि प्रश्नकाल। अब इस प्रश्नकाल में क्या होता है कि जो हमारे प्राइवेट मेंबर्स होते हैं, प्राइवेट मेंबर वो होते हैं जो मिनिस्टर नहीं होते हैं, तो वो मिनिस्टर से क्वेश्चन पूछते हैं। ऐसा नहीं मिनिस्टर से, प्राइवेट मेंबर से क्वेश्चन नहीं पूछा सकते, उनसे पूछा सकते हैं, बट यूजुअली मिनिस्टर से 3 तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन में आपको मिनिमम 10 दिन का नोटिस देना होता है ये क्वेश्चन पूछने के लिए। यूजुअली जो पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग स्टार्ट होती है सुबह 11 बजे से स्टार्ट होती है, पहला घंटा आपका प्रश्नकाल हो जाएगा 11 to 12 PM, और उसके बाद तुरंत स्टार्ट होता है आपका 12 से 1 बजे तक 0 आवर, जिसको बोलते हैं शून्यकाल। इसमें एजेंडा डिसाइड किया जाता है दिन का, कि जब हम लंच की, क्योंकि इसके बाद लंच हो जाता है 2 घंटे के बाद, और इसके बाद लंच के बाद मिलेंगे तो क्या चीज़ पे हम डिस्कशन करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस वॉज नॉट एडेड थ्रू द 92nd अमेंडमेंट इन द 8th शेड्यूल? तो जो 8वीं अनुसूची हमारी 8th शेड्यूल है, इसमें अगर हम बात करें तो टोटल कितनी लैंग्वेजेस दी हुई हैं? 22। बट ओरिजिनली 22 नहीं थी, कितनी थी? 14 लैंग्वेजेस थी। तो 8 टोटल लैंग्वेजेस ऐड करी गई। और कौन कौन से अमेंडमेंट्स ऐड करी गई? 21st, 71st, 92nd, बस 21st से सिंधी ऐड करी गई, 71st से KNM कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी, अभी आपके यूपीएससी सिविल सर्विसेज में क्वेश्चन ये बना। और 92nd अमेंडमेंट से, यानी कि अगर पॉलिटी अगर आप ढंग से पढ़े होगे ना वैसे, तो जितने भी इस बार के सिविल सर्विसेज में क्वेश्चन आए सारे आप आराम से बना लोगे बिना किसी दिक्कत के साथ, क्योंकि उतने टफ क्वेश्चन इस बार आए नहीं हैं। ठीक है, BDSM मतलब बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली, ये इनको 92nd अमेंडमेंट से ऐड किया गया, तो नॉट एडेड। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, कोंकणी वॉज एडेड थ्रू 71st अमेंडमेंट, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। कमेंट में आप ज़रा ये बताइए कि एलोकेशन ऑफ सीट्स टू राज्यसभा, एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा, ये किस आर्टिकल में दिया हुआ है? ठीक है, एंड किस शेड्यूल में दिया हुआ है? एंड 7th शेड्यूल में आपका क्या क्या दिया हुआ है? अगले पे आते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ अमेंडमेंट्स हैव बीन मेंशन्ड अंडर आर्टिकल 368 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? अनुच्छेद 368 में कितने तरह के संवैधानिक संशोधन मेंशन्ड हैं? तो एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा ये आपका 4th शेड्यूल में दिया हुआ है, 4th अनुसूची में दिया हुआ है, और 7वीं अनुसूची में की अगर बात करें तो इसमें 3 लिस्ट दी हुई हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची इसमें दी हुई है। ठीक है, और कमेंट में अच्छा ये भी बता दीजिए लगे हाथ कि हमने किस पर्टिकुलर अमेंडमेंट से 10th शेड्यूल को ऐड किया था। तो टाइप्स ऑफ अमेंडमेंट्स, अमेंडमेंट किस आर्टिकल में दिए हुए हैं? आर्टिकल नंबर 368 एंड पार्ट नंबर 20 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये भी चीज़ आपका पूछा गया यूपीएससी सिविल सर्विसेज में। तो 2 तरह के अमेंडमेंट्स दिए हुए हैं। कौन से 2 तरह के? एक तो जो हम स्पेशल मेजॉरिटी से कर सकते हैं, जैसे कि फंडामेंटल राइट्स अमेंड करना है, फंडामेंटल ड्यूटी, DPSP, तो स्पेशल मेजॉरिटी से। और दूसरे वो तरह के अमेंडमेंट होते हैं जिसमें स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए पार्लियामेंट में, दैट इज़ लोकसभा राज्यसभा में, प्लस आपको एटलीस्ट हाफ ऑफ द स्टेट से आपको सिंपल मेजॉरिटी से उसको पास करवाना है। स्पेशल का मतलब होता है 2/3 ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ हाउस, सिंपल मेजॉरिटी का मतलब होता है 2/3 मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। ठीक है, तो इससे अगर आपको जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि आपको प्रेसिडेंट का इलेक्शन का मेथड चेंज करना है, आर्टिकल 368 को ही चेंज करना है, ठीक है, नंबर ऑफ जजेस को चेंज करना है, कम करना है, तो वो सारी चीज़ें आपको इस पर्टिकुलर अमेंडमेंट से करनी पड़ेंगी। एक और टाइप अमेंडमेंट होता है हमारा जिसको हम बोलते हैं अमेंडमेंट बाय सिंपल मेजॉरिटी, साधारण बहुमत। तो इसको हम आर्टिकल 368 के तहत अमेंडमेंट डील नहीं करते हैं। ठीक है, तो ऐसे आप इसको याद कर सकते हैं कि अमेंडमेंट होते हैं हमारे 3 तरह के, सिंपल मेजॉरिटी, स्पेशल मेजॉरिटी प्लस हाफ ऑफ द स्टेट। इसको हम 368 के तहत डील नहीं करते हैं, सिर्फ इन्हीं को अनुच्छेद 368 के तहत अमेंडमेंट डील करते हैं। साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से इसको हम बोरो किए हैं अमेंडमेंट प्रोसीजर को। 10th शेड्यूल को हमने ऐड किया था 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से। 9th को ऐड किया था फर्स्ट वाले से, 11th और 12th को 73rd और 74th अमेंडमेंट से। 32 विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटी इज नॉट रिलेटेड टू दी पंचायत?
तो पंचायत से कौन से यहाँ पे समिति संबंधित नहीं है। तो पंचायत की अगर बात करें तो पार्ट नंबर 9 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान के भाग 9 में दी हुई है, आर्टिकल 243 से 243O। पंचायत की अगर बात करें तो सबसे पहले 2 अक्टूबर को 1959 राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट में जो है ये पंचायत के प्रोविजंस को लाया गया था, ठीक है। लेकिन तब तक ये मैंडेटरी नहीं था। मैंडेटरी किया गया 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से, बलवंत राय मेहता कमेटी की रिकमेंडेशन पे, बलवंत राय मेहता कमेटी के रिकमेंडेशन पे 3 टियर पंचायती राज सिस्टम को इम्प्लीमेंट किया गया, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था। अशोक मेहता कमेटी भी बनी, LM सिंघवी भी बनी, थुंगौन भी बनी, लेकिन रंगराजन जो कमेटी थी वो पंचायत से संबंधित नहीं थी। अशोक मेहता कमेटी ने 2 टियर पंचायती राज सिस्टम को रिकमेंड किया था, बलवंत राय मेहता ने 3 टियर, और हमने क्या अपनाया 3 टियर। 3 टियर का मतलब ये है कि एक तो एकदम विलेज लेवल पे एक होगा, एक ब्लॉक लेवल पे होगा, और एक इंटरमीडिएट लेवल पे होगा और एक ब्लॉक लेवल पे होगा। ये विलेज लेवल पे पंचायत समिति बनेगी आपकी, ये आपकी इंटरमीडिएट लेवल पे होगा इंटरमीडिएट, और ये आपका ब्लॉक लेवल पे जिला परिषद बनेगा। तो 3 लेवल में आपका ये 3 टियर पंचायती राज सिस्टम स्टैब्लिश किया जाएगा, ठीक है। और कुछ हमारे शेड्यूल्ड एरियाज़ हैं वहाँ पे ये अप्लाई नहीं होता है, पार्ट 9 के जो प्रोविजंस हैं, तो वहाँ पे पेसा एक्ट लाया गया, पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज़ एक्ट 1986 में, ठीक है, जहाँ पे विद सर्टेन मॉडिफिकेशंस पार्ट नंबर 9 के प्रोविजंस को इम्प्लीमेंट किया गया। 33 विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट जॉइंट सिटिंग, देख चुके हैं पीछे, अनुच्छेद नंबर 108 भारत में कहाँ से लिए, किस कॉन्स्टिट्यूशन, किस कंट्री कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किए, जल्दी से बताइए, और ये 3 बार हमारे देश में हो चुकी है। आर्टिकल नंबर 110 किसकी बात करता है, ये डेफिनेशन ऑफ मनी बिल की बात करता है, मनी बिल को डिफाइन करता है, लेकिन मनी बिल का पूरा प्रोसीजर वो आर्टिकल नंबर 109 में, आर्टिकल 75 को तो पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। मनी बिल धन विधेयक की अगर बात करेंगे तो इसमें ध्यान रखना, इसमें किसी भी तरह की जॉइंट सिटिंग यानी संयुक्त बैठक पॉसिबल नहीं होती है, ठीक है। इसको लाने के लिए प्रेसिडेंट का प्रायर रिकमेंडेशन चाहिए, पहले सहमति चाहिए। ये सिर्फ लोकसभा में ही लाया जा सकता है, राज्यसभा इसमें कोई संशोधन नहीं कर सकता है, वो रिकमेंड कर सकता है अमेंडमेंट को लोकसभा को कि भाई प्लीज़ आप अमेंडमेंट कर लो, लेकिन खुद से नहीं कर सकता है। और ऐसा नहीं है, और लोग अगर मान लो कि 14 दिन तक इसने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया मनी बिल पे, तो मान लिया जाएगा जैसे लोकसभा ने पास किया वैसे ही पास हो गया ये। और राष्ट्रपति के पास इस केस में सस्पेंसिव वीटो नहीं होता है, यानी कि ये बिल को लौटा नहीं सकता है। ऑर्डिनरी बिल जो होता है साधारण विधेयक, उसमें क्या होता है, जैसे अभी मैंने आपको एक PDF शेयर की है आज सुबह ही, कल मैंने रात को शेयर की थी, एंड दैट वाज विद रिस्पेक्ट टू बिल्स, इंपॉर्टेंट बिल्स। तो वो जो बिल्स हैं वो ऑर्डिनरी बिल्स हैं जो हमने देखा, ठीक है। तो ऑर्डिनरी बिल का क्या होता है, लोकसभा राज्यसभा दोनों के पास इक्वल पावर होता है। और जॉइंट सिटिंग कौन बुलाता है, जॉइंट सिटिंग तो हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया पहली बात, तो इसको जॉइंट सिटिंग को एस से सिटिंग हमने पढ़ा था। जॉइंट सिटिंग को कौन बुलाता है, तो प्रेसिडेंट इसको बुलाता है। और प्रिसाइड कौन करता है जरा बताना, इसकी अध्यक्षता कौन करता है, प्रिसाइड करेगा लोकसभा का जो स्पीकर होगा, लोकसभा का जो अध्यक्ष होगा वो इसको प्रिसाइड करेगा, ठीक है। और ये लोकसभा का जो कोड्स वगैरह होते हैं, लोकसभा के रूल्स होते हैं, उसके हिसाब से जॉइंट सिटिंग चलती है आपकी। 34 विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट अबाउट राज्यसभा, राज्यसभा के बारे में इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, ये आपको बताना है। सबका सही है, प्रेसिडेंट इट हैज़ पावर्स दैट प्रोटेक्ट्स द राइट्स ऑफ स्टेट अगेंस्ट द यूनियन, ठीक है। तो नॉट करेक्ट अबाउट राज्यसभा पूछा है यहाँ पे, तो इट हैज़ पावर्स दैट प्रोटेक्ट द राइट अगेंस्ट द यूनियन, इट कैन, अब इट हैज़ पावर्स दैट प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ स्टेट अगेंस्ट द यूनियन, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। क्यों कि राज्यसभा एक्चुअल में राज्य की सभा है, और राज्यसभा में उसी तरह ही लोग इलेक्ट होते हैं जैसे प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है, इनडायरेक्ट, यानी लोग डायरेक्टली वोट नहीं करते, यानी अप्रत्यक्ष चुनाव हो गया। प्लस यहाँ पे भी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन प्लस सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, यानी कि अनुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमणीय मत की प्रणाली से चुनाव होता है राज्यसभा में, ठीक। तो पीपल डायरेक्टली वोट करते नहीं हैं, हमारे द्वारा चुने गए जो विधायक लोग होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली में बैठते हैं, वो चुन के भेजते हैं राज्यसभा में। तो कहीं ना कहीं वो राज्यों की तरफदारी करेंगे सेंटर में बैठ के, बिल्कुल बात सही है। इट कैन अमेंड अ मनी बिल, अभी बताया ये मनी बिल में अमेंडमेंट नहीं कर सकता, इट कैन रिकमेंड द अमेंडमेंट बट इट कैन नॉट डू द अमेंडमेंट बाय इटसेल्फ। 12 मेंबर्स जो हैं प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है, जरा बताइए किस फील्ड में नॉमिनेट करता है, एंड इट इज़ द अपर हाउस, यस इट इज़ द अपर हाउस, ठीक है। लोअर हाउस, इसको राज्यसभा को हम सेकेंड चैम्बर के नाम से जानते हैं, एल्डर्स हाउस के नाम से जानते हैं, और इसको हम अपर हाउस के नाम से जानते हैं, इसको परमानेंट हाउस के नाम से जानते हैं। परमानेंट क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें
1/3 जो मेंबर्स होते हैं, 1/3 मेंबर रिटायर आफ्टर एवरी 2 ईयर्स, रिटायर आफ्टर एवरी 2 ईयर्स, यानी हर 2 साल में ही रिटायर होते रहते हैं। यानी इनका जो टर्म होता है, जो इनका कार्यकाल होगा राज्यसभा के मेंबर्स का, वो 6 साल का होगा। राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता है, इट इज़ अ परमानेंट हाउस, इट इज़ अ कॉन्टिन्यूइंग चैम्बर। तो यहाँ पे फील्ड अगर बात करें तो ये लिसैस हैं। लिसैस का मतलब हो गया लिटरेचर, साइंस, आर्ट एंड सोशल सर्विस। तो 12 मेंबर्स को नॉमिनेट करके भेजता है कौन? प्रेसिडेंट इन फील्ड्स में। जैसे कि अभी हमारी कौन नॉमिनेट हुई थी? जो ऋषि सुनक की सासू माँ है, नाम बताइए। 35th, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रेफर्स टू राइट्स ऑफ मिनिस्टर्स विद रिस्पेक्ट टू दी स्टेट लेजिस्लेचर? कौन सा आर्टिकल है जो राइट्स की बात करता है? अब कैसे तुमको याद आना चाहिए, पता है कैसे याद आना चाहिए? तुम 89 घटा दो सब में, क्योंकि तुमको मैंने पढ़ाया था पार्लियामेंट में कौन सा आर्टिकल होता है जो राइट ऑफ मिनिस्टर्स की बात करता है, क्या उनके अधिकार हैं। तो मैंने आपको बताया था आर्टिकल नंबर 88 में दिए हुए हैं राइट्स ऑफ मिनिस्टर्स, पार्लियामेंट वाले मिनिस्टर, दैट इज़ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की, सांसद लोगों की। लेकिन विधायक लोगों के, अब भाई हमने ये पढ़ा था कि अगर हमें जाना है रेस्पेक्टिव उसमें स्टेट लेजिस्लेचर वाले आर्टिकल में, तो 89 ऐड कर दो। 89 ऐड करने से क्या मिलेगा? 177, ख़त्म। क्या होते हैं राइट्स मिनिस्टर्स के? कि वो किसी भी हाउस में बोल सकते हैं, प्रोसीडिंग में हिस्सा ले सकते हैं, लेकिन वोट अपने हाउस में कर सकते हैं। ठीक। और हमने क्या पढ़ा था यहाँ पे? अटॉर्नी जनरल को ये पावर होता है कि भले वो किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं, किसी भी हाउस का मेंबर नहीं है, लेकिन वो पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग में हिस्सा ले सकता है और स्पीक कर सकता, बोल सकता है, लेकिन वोट नहीं कर सकता है। सेम गोज़ यहाँ पे अटॉर्नी जनरल की तरह स्टेट में कौन होता है? एडवोकेट जनरल होता है। आर्टिकल नंबर 165 के तहत एडवोकेट जनरल हाईएस्ट ऑफिसर ऑफ स्टेट, तो उसके पास भी यही सेम पावर होती हैं। ठीक है। 36 वाला क्वेश्चन करेंगे जल्दी से। हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ द पावर टू नॉमिनेट सम ऑफ द मेंबर्स इन लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ स्टेट? किसके पास पावर होती है कि वो लेजिस्लेटिव काउंसिल? अभी हमने देखा था 6 राज्य हैं भारत में जिनके पास लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी कि बाई कैमरल लेजिस्लेचर है। तो कौन कर सकता है? गवर्नर ऑफ कंसर्न स्टेट कर सकता है। कितने मेंबर्स को नॉमिनेट करता है? 1/6 मेंबर्स को नॉमिनेट करता है। लिसैस प्लस कोऑपरेटिव सोसाइटी, लिटरेचर, साइंस, आर्ट, सोशल सर्विस प्लस कोऑपरेटिव सोसाइटी इसमें एक्स्ट्रा है। ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटी इसमें एक एक्स्ट्रा है। ठीक। काउंसिल, लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ स्टेट की जो मैक्सिमम लिमिट है ना, वो लेजिस्लेटिव असेंबली पे डिसाइड होती है। लेजिस्लेटिव काउंसिल की मैक्सिमम स्ट्रेंथ 1/3 ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं। जितने लेजिस्लेटिव असेंबली में हैं उसका 1/3 से ज़्यादा वहाँ की विधान परिषद में नहीं हो सकते हैं। हाउ मैनी, और ये चीज़ ध्यान रखना, अब पता नहीं पूछेगा नहीं, लेकिन चलो बता देता हूँ। 1/6 तो नॉमिनेट करता है गवर्नर, बाकी जो 5/6 होते हैं जो वो इलेक्ट होते हैं, जिसमें कि 1/3 लेजिस्लेटिव असेंबली चुन के भेजती है। 1/3 कौन भेजता है? सॉरी, 1/3 लेजिस्लेटिव असेंबली चुन के भेजती है। और 1/3 कौन चुन के भेजता है? जो हमारी लोकल बॉडीज़ होती हैं, जैसे कि म्यूनिसिपैलिटी, ये भेजती है। 1/12 को जो टीचर्स होते हैं वो इलेक्ट करके भेजते हैं। 1/12 जो ग्रेजुएट्स होते हैं वो इलेक्ट करके भेजते हैं। तो ये 5/6 हो गए। बाकी का जो 1/6 है उसको गवर्नर नॉमिनेट करता है। हाउ मेनी सीट्स ऑफ राज्यसभा आर प्रेजेंट इन दी स्टेट ऑफ महाराष्ट्र? तो राज्यसभा में अगर बात करें तो इक्वल रिप्रेजेंटेशन नहीं है, अनइक्वल है। यूपी की बात करें तो 31 सीट है, 31 सबसे ज़्यादा। सिक्किम जैसे राज्य जहाँ की जनसंख्या सिक्किम सबसे कम है, 1 सीट निकलती है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। महाराष्ट्र से पूछ रहा कितनी है, तो महाराष्ट्र में 19 सीट है, पॉपुलेशन के हिसाब से निकलती हैं। सिमिलरली लेजिस्लेटिव की स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में सबसे ज़्यादा एमएलए हैं यूपी में। लोकसभा में सबसे ज़्यादा कहाँ से सीट्स निकलती हैं? यूपी से। ठीक है। हाउ मेनी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज आर देयर इन इंडिया? भारत में कुल कितने लोकसभा क्षेत्र हैं? कितनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज पे अभी चुनाव हुआ? 543। मैक्सिमम मेंबरशिप इसकी कितनी हो सकती है? मैक्सिमम 550 हो सकते हैं। 7 सीट कहाँ से छूटी हुई हैं? अभी पीओके वाला जो एरिया है, जो फर्दर हम ऑक्यूपाई करेंगे तो उनको रिप्रेजेंटेशन देंगे, तो इसलिए छोड़ रखी है हमने 7 सीट। तो 543 सीट्स, ठीक है, प्रेजेंट में अभी इसकी टोटल मेंबरशिप है लोकसभा की। सिमिलरली राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा की जो मैक्सिमम मेंबरशिप है वो 250 हो सकती है, 250। और एट प्रेजेंट कितनी है मौजूदा समय में? ये 245 है, 245 है। क्वेश्चन नंबर 39 करेंगे जल्दी से। व्हेन वाज द फर्स्ट लोकसभा कॉन्स्टिट्यूटेड? साथ ही साथ बताएंगे व्हेन वाज फर्स्ट राज्यसभा कॉन्स्टिट्यूटेड एंड व्हेन डिड द फर्स्ट सिटिंग ऑफ सुप्रीम कोर्ट टुक प्लेस? बताइए।
तो क्या आंसर आ रहा है? फीलिंग लाइट। रुको एक सेकेंड, खुल जा भाई। तो सही आंसर क्या होगा यहाँ पे? व्हेन वाज द फर्स्ट लोकसभा कॉन्स्टिट्यूटेड? तो सही आंसर होगा यहाँ पे, देखो तुम लोगों ने आंसर सही दिया है, ठीक है, आंसर तो तुम लोगों ने सही दिया है, 17 अप्रैल सही आंसर होगा। और ये क्वेश्चन मैंने खुद से नहीं बनाया जो तुम सोचो कि ऑप्शन सर ने गलत रख दिया। ये PYQ ही है और आंसर इसका 13 मई। देखो पहला जो कॉन्स्टिट्यूट हुआ था वो तो 17 अप्रैल को हुआ था, बिल्कुल सही बताया तुम लोगों ने। पहली सिटिंग हुई थी 13 मई को, ठीक है, तो इसने कॉन्स्टिट्यूट करके सिटिंग वाला ऑप्शन में डाल दिया तो वही होगा। राज्यसभा की भी पहली सिटिंग यहीं पे हुई थी 13 मई को ही, लेकिन इसका कॉन्स्टिट्यूट कब हुआ था सबसे पहले? तो कॉन्स्टिट्यूट ये हुआ था 7 अप्रैल को 1952 को ही, 1952 को। सुप्रीम कोर्ट की अगर बात करें तो पहले इसका जो सिटिंग है 28 जैन, यानी जब हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को एनफोर्स किया, लागू किया। एक्सेप्ट तो 26 नवंबर 1949 को किया, लेकिन लागू 26 जनवरी 1950 को किया। तो उसके 2 दिन बाद 28 जनवरी 1950 को जो हमने पहली सुप्रीम कोर्ट की सिटिंग हुई थी। व्हाट इज़ द, अब लास्ट के 10 क्वेश्चन में आ चुके हैं। व्हाट इज़ द मिनिमम कोरम रिक्वायर्ड इन दी लोकसभा सो दैट इट कैन ट्रांजैक्ट एनी बिजनेस? और ज़रा बताइए किस आर्टिकल में कोरम? तो कोरम क्या होता है कि कितने मिनिमम, गणपूर्ति हिंदी में बोलते हैं, 1/10 होता है, यानी जो भी हाउस की मेंबरशिप है उसके 1/10 लोग होने चाहिए। नहीं तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर, पीठासीन अधिकारी, जो कि लोकसभा के केस में वहाँ के अध्यक्ष स्पीकर होते हैं, राज्यसभा के केस में वहाँ के चेयरमैन यानी कि जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही है वो होते हैं। तो वो हाउस को क्या कर देंगे? एडजर्न कर देंगे अगर कोरम ना हुई तो प्रोरोग हो गया, समन हो गया, डिसॉल्व हो गया, प्रेसिडेंट करता है, लेकिन एडजर्न कौन करता है? प्रिसाइडिंग ऑफिसर करता है। और ये आर्टिकल नंबर 100 क्लॉज 2 में लिखा हुआ है, ठीक। 41, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फेडरल फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? ये अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की संघीय विशेषता नहीं है? तो सभी लोग जरा एक डीप ब्रीथ लेंगे पहले, ठीक है। अब इसके बाद इस क्वेश्चन को करेंगे, क्यों? क्योंकि थोड़ा अच्छा लेवल का क्वेश्चन है, तो आपको समझने के लिए इसमें थोड़ा सा ब्रेन में ऑक्सीजन का कंटेंट ज़्यादा चाहिए। चाहें तो एक बार और ले लें, क्योंकि मुझे भी समझाने के लिए ब्रेन में थोड़ा ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए। देखो ध्यान समझना, फेडरल फीचर वो फीचर होता है जो सेंटर और स्टेट के बीच में पावर का डिवीजन करे। समझ आई बात? यानी कि देखो ऐसे समझो, सेंटर के पास तो बाय डिफ़ॉल्ट पावर होती ही है, जो चीज़ स्टेट को पावर दे दे उसको फेडरल फीचर बोलते हैं, और जो स्टेट से पावर खींच ले या फिर उनको पावर ना दे उसको हम या तो नॉन फेडरल फीचर या फिर यूनिटरी फीचर बोलते हैं। और हमें पता है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फेडरल तो है, लेकिन थोड़ा यूनिटरी बायस है, सेंटर की तरफ झुका हुआ है। और ये कहाँ से लिया हमने फेडरेशन का कैरेक्टर? कनाडा से, फेडरेशन विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर, याद करो। तो डुअल गवर्नमेंट है, दोहरी सरकार है। अब डुअल गवर्नमेंट का मतलब एक सेंटर में गवर्नमेंट और एक स्टेट में गवर्नमेंट है, डेफिनेटली फेडरल है। क्यों? क्योंकि सोचो अगर ये ना होता तो क्या होता? एक कॉमन सेंटर में गवर्नमेंट होती, वही स्टेट को भी कंट्रोल कर रही होती, तो वो यूनिटरी होता। डिवीजन ऑफ पावर, शक्तियों का बंटवारा, ये तो एकदम कोर है फेडरल फीचर के, तो डेफिनेशन है फेडरल फीचर की, शक्तियों का बंटवारा। लिखित संविधान है, इसलिए संविधान में संशोधन करना उतना आसान नहीं है, और संशोधन तो सिर्फ संसद ही कर सकता है, पार्लियामेंट, स्टेट का लेजिस्लेचर तो कर नहीं सकता कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट। तो इसलिए, ठीक है, इसलिए रिटन कॉन्स्टिट्यूशन एक तरह से स्टेट, क्योंकि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में स्टेट की पावर लिखी हुई है उनको इतनी जल्दी से अमेंड नहीं किया जा सकता है, और कुछ चीज़ें तो उसमें स्टेट की भी सहमति चाहिए, अगेन फेडरल फीचर। ऑल इंडिया सर्विसेज यूनिटरी होंगी, आर्टिकल नंबर 312। क्यों? IAS, IPS, IFOS अपॉइंटमेंट यूपीएससी करता है ना, सेंट्रल का यूनियन का पब्लिक सर्विस कमीशन, आर्टिकल नंबर 315 से लेकर 323 के बीच में दिया हुआ पब्लिक सर्विस कमीशन, पार्ट नंबर 14। तो यूनियन का पब्लिक सर्विस कमीशन करेगा, इनकी पेपर लेगा, एग्जाम लेगा। DOPT, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, सब ट्रेनिंग वगैरह करवाएगा। लेकिन अपॉइंटमेंट कहाँ की जाती है? स्टेट में की जाती है, इनकी राज्य में। तो एक तरह से स्टेट में की जाती है, लेकिन सारा कुछ इनका प्रोसीजर और सब कुछ कौन करता है? रेगुलेट करता है, वो सेंटर करता है। तो इसलिए एक तरह से जैसे गवर्नर होता है ना, राज्यपाल, वो भी एक यूनिटरी फीचर है। राज्यपाल राज्य का हेड है, स्टेट का हेड है, लेकिन अपॉइंटमेंट कौन कर रहा है? सेंटर कर रहा है।
तो इसलिए एक तरह से कंट्रोल बिठा रखा है, इसलिए वो यूनिटरी फीचर में आएगा ये, ठीक है, ध्यान रखना यूनिटरी फीचर में। ज़रा कमेंट में आप बताइएगा, ठीक है। एक आपसे पूछता हूँ, बताना, ठीक है। फ्लेक्सिबल नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, फ्लेक्सिबल नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ये कैसा है, यूनिटरी है कि फेडरल है। 42 विद रिस्पेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, कौन सा सही है। तो जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी जिसने कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया, ना सिर्फ उसने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया, यानी हमारे संविधान को बनाया, बल्कि साथ ही साथ उसने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में और भी बहुत सारी चीज़ें करी, ठीक है। 312 हाँ 312 होगा यूनिटरी, ठीक है, बिल्कुल। तो और भी बहुत सारी चीज़ें करी। एक तो ध्यान रखना, इसने लॉ भी बनाया, यानी एज आ लॉ मेकिंग बॉडी ये बैठती थी, ठीक है, यानी कि कानून बनाने के लिए भी ये बैठी, जिसके कि हेड कौन होते थे जब ये एज अ लॉ मेकिंग बॉडी बैठती थी, तो इसके हेड होते थे जीवी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर, ठीक है। और कॉमनवेल्थ की मेंबरशिप को इन्होंने राइटिफाई किया कब, मई 1947 में नहीं, मई 1949 में। वो कंट्रीज़ जो यूके की कभी कॉलोनीज़ रहीं वो इसका पार्ट होती हैं, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अडॉप्टेड द नेशनल एंथम इन जनवरी 1950, बिल्कुल 24 जनवरी 1950 को हमने नेशनल एंथम को अडॉप्ट किया और नेशनल सॉन्ग को भी अडॉप्ट किया, जन गण मन और वंदे मातरम। किसने लिखा, रविन्द्रनाथ टैगोर। इसको किसने लिखा, बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा। तो ये भी 1950 में ही इसको हमने सेम दिन ही अडॉप्ट किया, 24 जनवरी 1950। और सेम दिन ही हमने अपने राजेंद्र प्रसाद जी को पहला प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी डिक्लेयर किया। और नेशनल फ्लैग को अडॉप्ट किया गया जुलाई, ठीक है, 22 जुलाई 1947 में। तो यानी कि सही कौन सा हुआ, ऑप्शन नंबर बी वाला। ये ध्यान रखना कब किसको एक्सेप्ट किया, फ्लैग 1947, सॉन्ग एंड एंथम इन 1950, ठीक है। एंड और क्या बचा, और आपका ये कॉमनवेल्थ की मेंबरशिप में 1949 में। फ्लेक्सिबल नेचर ये आपका यूनिटरी फीचर होगा, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में हमारी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सिंपल मेजॉरिटी से अमेंड हो जाती हैं, जिनको आर्टिकल 368 के तहत अमेंडमेंट डील नहीं किया जाता है, तो वो फ्लेक्सिबल चीज़ें हुई, तो यानी कि तुरंत अमेंड हो सकती हैं। जैसे लेजिस्लेटिव काउंसिल को क्रिएट करना, अबॉलिश करना, स्टेट को तोड़ देना, उसका नाम बदल देना, ये सब कौन करता है, पार्लियामेंट। तो ये यूनिटरी फीचर हुआ कि यहाँ पे केंद्र का दबदबा चल रहा है, मनमानी चल रही है। 43 हाउ मेनी फीमेल मेंबर्स वर पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दैट फ्रेम्ड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कितनी मेंबर्स थी फीमेल। तो टोटल हमें पता है कैबिनेट मिशन प्लान के तहत 389 सीट्स होनी थी, जिसमें 296 इलेक्टेड और 93 नॉमिनेटेड होनी थी प्रिंसली स्टेट से। 292 आपके ब्रिटिश इंडिया से, मतलब 296 टोटल ब्रिटिश इंडिया से आनी थी, जिसमें 292 आपके गवर्नर प्रोविंस और 4 जो है चीफ कमिश्नर प्रोविंस से निकल के आनी थी। उसमें से 15 सीट होनी थी वेमेन के लिए, ऑप्शन नंबर डी। अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर वॉज द चेयरमैन ऑफ द डैश ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया, किस कमेटी के चेयरमैन थे। तो जो हमारी संविधान सभा बनी थी, इसमें कुछ मेजर और कुछ माइनर कमिटीज़ थी, कुछ मुख्य और कुछ लघु समितियां थी। मेजर कितनी थी, 8 थी। माइनर कितनी थी, कहीं कहीं 13, कहीं कहीं 14 लिखा हुआ है, तो 13 मान के चलिए, 13 माइनर कमिटीज़ थी। मेजर वाली पूछता है 8, ठीक। अब अय्यर जी एक बात करें, क्रेडेंशियल्स कमेटी कौन थे, याद करो, जो हाउस कमेटी के चेयरमैन थे, हाउस कमेटी, क्रेडेंशियल्स कमेटी। तो हाउस कमेटी के कौन थे हमारे, पट्टाभी सीतारामैया, वस्तावैया, ऐसे करके हम लोगों ने याद किया था। यूनियन, जिस भी कमेटी के नाम के आगे यूनियन या स्टेट लगा होता है, उसके चेयरमैन नेहरू जी ही होंगे। यूनियन पावर्स कमेटी हो गया, स्टेट्स कमेटी हो गया, इनके हेड वो होंगे, ठीक है। और फंडामेंटल राइट सब कमेटी, JB कृपलानी, जिन्होंने पहला नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव किया था नेहरू जी के खिलाफ। ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी, एक सेकेंड रुको, ठीक है, फंडामेंट, ठीक है, ओके 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 ओके, ठीक है। ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी के तो ये मुंशी जी होंगे, ठीक है, KM मुंशी जी। सही आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, क्रेडेंशियल्स कमेटी होगा, ठीक है। वो जो वो मैंने आपको बताया था कौन, सीतारामैया जो थे, वस्तावैया करके जो हमने याद किया था, वो हाउस कमेटी के चेयरमैन थे। क्रेडेंशियल्स कमेटी के अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर होंगे, ठीक है। यूनियन पावर्स कमेटी नेहरू जी, बिजनेस कमेटी मुंशी जी, बिजनेस कौन देखते हैं, मुंशी जी देखते हैं, और फंडामेंटल राइट सब कमेटी JB कृपलानी। तो यहाँ पे आप देखिए, मेजर कमेटी यूनियन है नाम के आगे, ठीक है, नाम के आगे यूनियन है, स्टेट है तो नेहरू होंगे, ठीक है। फिर अगर बात करें, स्टीयरिंग कमेटी हो गया और रूल्स ऑफ प्रोसीजर, राजेंद्र प्रसाद। और ड्राफ्टिंग कमेटी सभी को पता है, अम्बेडकर जी। इसमें टोटल कितने मेंबर्स थे, 7 थे, अम्बेडकर जी चेयरमैन थे। और ये हैं आपके माइनर कमेटीज़,
ठीक है। कमेटी ऑन द फंक्शंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जीवी मावलंकर, जो लोकसभा के पहले स्पीकर भी थे। प्रेस गैलरी कमेटी, ये उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। क्रेडेंशियल्स कमेटी हमने देखा। ऑर्डर ऑफ बिजनेस, धंधा कौन देखता है, मुंशी जी देखते हैं। फाइनेंस एंड स्टाफ, जो घर का मुखिया यानी कि जो हमारे प्रेसिडेंट हैं वो देखेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के वो, ठीक है। और हाउस पट्टा भी सीतारामैया, ठीक है, वस्तावैया ऐसे करके हम लोगों ने याद किया था। आगे बढ़ते हैं। 45th, द मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली साइन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ऑन डैश। कब साइन किया था? तो हमने देखा 26 नवंबर 1949 को। इसी दिन हम कॉन्स्टिट्यूशन डे यानी संविधान दिवस मनाते हैं। और इसको एनफोर्स कब किया, लागू कब किया? 26 जनवरी 1950 को। लेकिन कुछ प्रोविजंस थे जो हमने इमीडिएट इफेक्ट से लागू कर दिए। प्रोविजंस रिस्पेक्ट टू सिटीजनशिप एंड इलेक्शंस हो गया, प्रोविजनल पार्लियामेंट हो गया, ये जो हमारे कुछ प्रोविजंस थे जिनके बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते थे, वो इमीडिएटली लागू कर दिए हमने, ठीक। आगे बढ़ते हैं। 46, द फर्स्ट हेल्थ मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया वॉज। तो पहले हेल्थ मिनिस्टर कौन थे स्वतंत्र भारत के? हिंदी मीडियम वालों पे भी ध्यान दो भाई, दे तो रहे। पॉलिटी के माइंड मैप्स मिल जाएंगे अभी थोड़ी देर में, पूनम मीना जी। चलो, तो फर्स्ट हेल्थ, एक सेकेंड, अब मैंने बस, ओके 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 ओके, साइन की बात हो रही, ठीक है। अडॉप्ट, एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, यहाँ पे 26 जनवरी ऑप्शन में नहीं दिया यार, ये कैसे हो सकता है? ओके ठीक है ठीक है, तो 24 जनवरी 1950 यहाँ पे आंसर होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। जब हमने ये 26 नवंबर को अडॉप्ट किया था, मैंने इसको ढंग से देखा नहीं, साइंड पूछा यहाँ पे, साइंड, ठीक है। अडॉप्ट तो हमने 26 नवंबर को किया था, लेकिन जिस दिन हमने अपने नेशनल सॉन्ग, नेशनल एंथम को अडॉप्ट किया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, राजेंद्र प्रसाद को फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इलेक्ट किया, उसी दिन ही कॉन्स्टिट्यूशन में साइन किए गए थे, ध्यान रखना। और कॉन्स्टिट्यूशन जिस दिन साइन किए गए तो उसमें उस दिन 395 आर्टिकल्स, 395 अनुच्छेद, 22 पार्ट्स एंड 8 शेड्यूल्स थे, ध्यान रखना। और ये लास्ट मीटिंग हुई थी इसी दिन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। और टोटल टाइम कितना लगा था, ज़रा बताएंगे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में? टोटल टाइम कितना लगा था कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में? तो ये लगा था आपको 2 साल 11 महीने, और कहीं कहीं पे 17 दिन, और कहीं कहीं पे 18 दिन, ठीक है। मैं 17 लिखता हूँ तो स्टूडेंट्स 18 बोलते हैं, 18 लिखता हूँ तो 17 बोलते हैं, लेकिन ऐसा जितना वो कन्फ्यूज़ नहीं करेगा 17 और 18 में आपको, ठीक है। तो ध्यान रखना, 24 जनवरी को साइन हुआ था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और कितने लोगों ने साइन किया था? साइंड बाई 284, ठीक है, 284 लोगों ने साइन किया था, 284 पीपल, या फिर 284 नॉट पीपल, मेंबर्स लिख देते हैं, ठीक है। इतने लोगों ने इस पर साइन किया था। आगे बढ़ते हैं। द फर्स्ट हेल्थ मिनिस्टर कौन होंगी? एकमात्र महिला पूरी कैबिनेट में, राजकुमारी अमृत कौर जी। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ये पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे, शिक्षा मंत्री थे। सरदार पटेल जी हमारे पहले गृह मंत्री, होम मिनिस्टर थे। पहले फाइनेंस मिनिस्टर में आर.के. शनमुगम चेट्टी देख लिया। पहले डिफेंस मिनिस्टर कौन थे? बलदेव सिंह जी थे। और पहले प्राइम मिनिस्टर और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है। पहले रेल मिनिस्टर बताइए जरा, पहले रेल मंत्री कौन थे? अगला क्वेश्चन हमारा 47th, विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटीज़ डज नॉट कंटेन एनी मेंबर्स फ्रॉम राज्यसभा। अब इसको ध्यान से समझ लीजिएगा, बिकॉज इस पर हमने कोई माइंड मैप पे कोई लेक्चर नहीं किया है FRB में, तो मैं आपको समझा देता हूँ। देखो, हमारी जो पार्लियामेंट्री कमिटीज़ होती हैं, ठीक है, पहली बात तो कैबिनेट कमेटी से अलग होती है। कैबिनेट कमेटी में सिर्फ कैबिनेट के मेंबर होते हैं, पार्लियामेंट्री कमेटी में पूरे पार्लियामेंट के जो सरकार में हैं, जो सरकार में नहीं है, सारे उसके मेंबर हो सकते हैं। पार्लियामेंट्री कमेटीज़ हमारी 2 तरह की होती हैं। एक तो जो टेम्प्रेरी तौर से बनती हैं, टेम्प्रेरी मतलब कि कुछ भी ऐसे टेम्प्रेरी काम के लिए, तो उनको हम एडहॉक कमेटी बोलते हैं। और एक होती है हमारी परमानेंट कमेटीज़, जिनको कि हम स्टैंडिंग कमेटी के नाम से जानते हैं। किस नाम से? स्टैंडिंग। और ये स्टैंडिंग कमेटी, हमें 3 स्टैंडिंग कमेटी के बारे में पढ़ना होता है। पब्लिक अकाउंट कमेटी यानी लोक लेखा समिति, एस्टिमेट्स कमेटी यानी कि प्राक्कलन समिति, और कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, इन 3 के बारे में पढ़ना होता है। इसमें 22 मेंबर हो सकते हैं, इसमें भी 22 मेंबर हो सकते हैं। 15 फ्रॉम लोकसभा, 7 फ्रॉम राज्यसभा। सेम यहाँ पे भी 15 फ्रॉम लोकसभा, 7 फ्रॉम राज्यसभा। इसमें 30 मेंबर हो सकते हैं, ऑल फ्रॉम लोकसभा, ऑल फ्रॉम लोकसभा, ठीक। पब्लिक अकाउंट कमेटी हो, चाहे एस्टिमेट, चाहे कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, इसमें मिनिस्टर्स का टेन्योर 1 साल का ही रहता है।
इसमें मेंबर्स को प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से ही अपॉइंट किया जाता है। इन तीनों कमिटीज़ में नो मिनिस्टर कैन बी अ मेंबर, कोई भी मिनिस्टर जो है इनका सदस्य नहीं हो सकता है। मिनिस्टर कौन होता है? जो कोई पोर्टफोलियो होल्ड करके रखा हुआ है। अभी मैंने इंस्टाग्राम पे रील भी डाली थी डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिनिस्टर्स को लेके। अब काफ़ी सारे सरकार में जो जीत के आए हैं उनको कोई पोर्टफोलियो नहीं मिला होगा, ना तो कैबिनेट मिनिस्टर का, ना तो मिनिस्टर ऑफ स्टेट का, ना तो मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज का, कोई पोर्टफोलियो नहीं मिला होगा। तो वो चाहे भले जीत के आए हैं लेकिन वो मिनिस्टर नहीं बनाएगा तो मिनिस्टर नहीं है, वो प्राइवेट मेंबर कहलाएंगे। ठीक, तो यहाँ पे एस्टीमेट कमेटी में कोई भी मेंबर नहीं होता है राज्यसभा से। एस्टीमेट कमेटी को हमने जॉन मथाई कमेटी के रिकमेंडेशन पे बनाया था। जॉन मथाई जो पहले हमारे रेल मिनिस्टर थे, इन्हीं के कमेटी के रिकमेंडेशंस पे हमने एस्टीमेट कमेटी का गठन किया था। सबसे पहले इसका गठन 1950 में हुआ था। पब्लिक अकाउंट कमेटी को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के बेसिस पे बनाया गया था, फॉर्म किया गया था इन द ईयर 1921। और कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग को किस कमेटी के रिकमेंडेशन पे बनाया गया था ये आप बताएंगे। नेम द फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया हु स्टैच्यू वाज इनॉग्रेटेड बाय द इंडियन टेक्सटाइल मिनिस्टर्स इन कोयम्बटूर। ये क्वेश्चन हो गया है रिपीट। ओके कोई नहीं, एक सेकेंड, 47 के बाद ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन की जगह मैं आपको कोई और क्वेश्चन देता हूँ। सर पनकी मंदिर कब आओगे? ये तो FRB में नहीं था। और क्या बोल रहे हैं भैया, अभी अभी एकदम आ गया हो क्या वेदांत ठाकुर? और क्या बोल रहे हैं, FRB में नहीं था, इसको ढंग से समझ लेना है कि ये दो बार रिपीट करने की तो मैं ज़रूरत है। कृष्णा मेनन कमेटी, बिल्कुल सही, कृष्णा मेनन कमेटी के रिकमेंडेशन में कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग बनी थी। अब इसकी जगह मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, रुको अपने तर्कस से क्वेश्चन निकालने दो मुझे। इससे चैप्टर से हो चुका है, 5th से भी हो सकता है, 6 से भी, 7, 8, 9, 10, 11, 12 से भी हो गया, 13, 14, 15, 16। अच्छा ये बताओ कि एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स जो हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स ये किस आर्टिकल के तहत बनाई जाती हैं? एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स 49, द सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, एंड दैट इज अ नॉमिनेटेड मेंबर, ठीक है, a nominated member of the house shall be disqualified for being a member of the house if he joins any political party after the expiry of dash from the date of which he takes his seat। तो इसके तहत डिस्क्वालिफिकेशन लग जाएगा। नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ द हाउस शैल बी डिस्क्वालिफाइड। तो जो भी नामित सदस्य होता है, नॉमिनेटेड मेंबर होता है हाउस में, राज्यसभा में पता होता है कि 12 मेंबर्स नॉमिनेट करता है प्रेसिडेंट और 1/6 मेंबर नॉमिनेट करता है लेजिस्लेटिव काउंसिल में, कौन? गवर्नर। तो अगर ये पॉलिटिकल पार्टी 6 महीने के अंदर ज्वाइन कर लें तो ठीक है, इनको 6 महीने की मोहलत होती है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आप 6 महीने के बाद ज्वाइन करते हैं, इसका मतलब ये है कि आप वेट कर रहे थे, इंतज़ार कर रहे थे कि कब मौका आएगा और आप मौका परस्ती दिखा के किसी से घूस लेके उसकी पार्टी ज्वाइन कर लेंगे। जैसे होता है ना कि जैसे मान लो कि कल को कांग्रेस गवर्नमेंट नो कॉन्फिडेंस मोशन पास करे कि सरकार चलो गिराते हैं, और उसमें कोई नॉमिनेटेड मेंबर है और इन्होंने इसको घूस दे दिया कि बेटा 10 करोड़ देंगे इनके खिलाफ वोट देना, तो बस खड़ाक से वोट दे देंगे उसको और ज्वाइन कर लेंगे। तो इस चीज़ को रोकने के लिए 6 महीने की मोहलत दी जाती है। आप ज्वाइन कर लो, उसके बाद आपने किया तो 10th शेड्यूल के तहत आपका डिस्क्वालिफिकेशन लग जाएगा। लेकिन जो हमारा इंडिपेंडेंट मेंबर होता है, इंडिपेंडेंट का मतलब होता है कि जो किसी भी पार्टी से चुनाव नहीं लड़ता और वो जीत के आता है, और जीतने के बाद अगर उसने कोई पार्टी ज्वाइन कर ली, कभी भी ज्वाइन कर ली, तो उसके खिलाफ डिस्क्वालिफिकेशन लग जाएगा। ये है आपके आर्टिकल नंबर 323A में, ठीक है। पार्ट, अरे भाई 323A में है, पार्ट नंबर 14A ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में है। एक और आप बताएंगे, एंड दैट इज़ स्पीकर जो होता है लोकसभा का, वो अपना रेजिग्नेशन किसको देता है? ये जो है अपना रिज़ाइन किसको देता है? स्पीकर ऑफ लोकसभा। एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे इज दिस, विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया? तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की कौन से पार्ट हमारी बात करता है? पार्ट नंबर 10, ठीक है, पार्ट नंबर 10, पार्ट नंबर 14, 15, 18। तो पार्ट नंबर 10 की अगर बात करेंगे तो ये किसकी बात करता है? शेड्यूल। देखो, पार्ट 1 यूनियन एंड टेरिटरी, पार्ट 2 सिटीजनशिप, पार्ट 3 फंडामेंटल राइट, और फंडामेंटल राइट को हम मैग्ना कार्टा के नाम से भी जानते हैं, कि आपको पता है? मैग्ना कार्टा आर्टिकल नंबर 12 से 35 के बीच में दिया हुआ है ना, मैग्ना कार्टा बोलते हैं। और आर्टिकल नंबर 12 में स्टेट की डेफिनेशन दी हुई है। पार्ट नंबर 4 में DPSP दी हुई है। पार्ट नंबर 4A में फंडामेंटल ड्यूटी दी हुई है। पार्ट नंबर 5 में
यूनियन के बारे में दिया हुआ है। पार्ट नंबर 6 में स्टेट्स के बारे में दिया हुआ है। पार्ट नंबर 7 को रिपील किया जा चुका है 7th अमेंडमेंट से। पार्ट नंबर 8 में यूनियन टेरिटरीज़ के बारे में दिया हुआ, केंद्र शासित प्रदेशों। पार्ट नंबर 9 पंचायत। पार्ट नंबर 9 है म्यूनिसिपैलिटी। पार्ट नंबर 9 बी नगर कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में दिया हुआ है। एंड पार्ट नंबर 10 में दिया हुआ है शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज़ के बारे में, ठीक है, ट्राइबल एरियाज़ के बारे में। पार्ट नंबर 14 में दिया हुआ है पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में, आर्टिकल 315। ये आप FRB आपको लेक्चर मिलेगा, उसमें सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। पार्ट नंबर 15 यहाँ पे सही आंसर होगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। जरा बताइए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कब एक मल्टी मेंबर्ड बॉडी बना, ये आपको बताना है कमेंट में। और करंट में कौन चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, पहले कौन थे, और 2 अदर इलेक्शन कमिश्नर कौन है। पार्ट नंबर 18 में अगर बात करें तो इसमें दिया हुआ है इमरजेंसी प्रोविजंस। और ज़रा बताइए देश में कितनी तरह की, कितने टाइप्स की इमरजेंसीज लिस्टेड हैं, ठीक है। यहाँ पे जो मैंने क्वेश्चन पूछा था, स्पीकर जो है अपना रेजिग्नेशन किसको देता है, डेप्यूटी स्पीकर को देता है। जिस तरह और डेप्यूटी स्पीकर स्पीकर को देता है, जिस तरह प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट को अपना रेजिग्नेशन देता है और वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट को अपना रेजिग्नेशन देता है। यहाँ पे अगर हम बात करें इमरजेंसी आपकी टोटल 3 तरह की होती हैं। नेशनल इमरजेंसी यानी राष्ट्रीय आपातकाल, अनुच्छेद नंबर 352 352, जो कि कितनी बार लगी यह बताएंगे। प्रेसिडेंट रूल, जिसको कभी कभी हम स्टेट इमरजेंसी भी बोल देते हैं, 356 और 365 में, यूजुअली 356 में, ठीक है। और सबसे ज़्यादा बार कहाँ पे लगी है, मणिपुर में लगी है 10 बार। और क्या है, और आपका फाइनेंशियल इमरजेंसी वित्तीय आपातकाल जो अनुच्छेद 360 में, जो आज तक कभी नहीं लगी है। ये 3 बार लगी है भारत में नेशनल इमरजेंसी। एक तो 1962 में जब हमने वॉर लड़ा, किसके साथ, चाइना के साथ। 1970 आपका जब 1973 में जब हमने किसके साथ, पाकिस्तान के साथ, जब हमने बांग्लादेश को लिबरेट किया तब। और 1975 में, चल क्यों नहीं रहा है, 1975 में जब इंटरनल डिस्टर्बेंस का हवाला देते हुए इमरजेंसी लगाई गई थी बाय द इंदिरा गांधी गवर्नमेंट। तो 3 केसेस हैं हमारे, वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन और इंटरनल डिस्टर्बेंस। पहले हुआ करता था लेकिन 44th अमेंडमेंट से उसको आर्म्ड रेबेलियन से रिप्लेस कर दिया गया। 1962 और 1 होगा। 1962 और 71 में जो लगाई गई थी वो वॉर या फिर एक्सटर्नल एग्रेशन के केस में लगाई गई थी। और 1965 में इंटरनल डिस्टर्बेंस का हवाला देते हुए 44th अमेंडमेंट ने इस इंटरनल डिस्टर्बेंस वर्ड को हटा के आर्म्ड रेबेलियन जोड़ दिया था। क्लियर। और हमारे कौन से 2 ऐसे फंडामेंटल राइट हैं जिनको कभी सस्पेंड नहीं किया जा सकता है, चाहे नेशनल इमरजेंसी किसी भी ग्राउंड पे क्यों ना लगे। और पार्ट नंबर 20 में क्या दिया हुआ ये बता दीजिए, भाग नंबर 20 में। और कुछ तो पूछा था मैंने यहाँ पे, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में पूछा था। तो 1989 में ये मल्टी मेंबर्ड बॉडी बनी। अभी प्रेजेंट टाइम में राजीव कुमार हैं इसके, ठीक है। पहले इसमें एक ही मेंबर हुआ करता था, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, लेकिन 1989 में ये मल्टी मेंबर्ड बॉडी बन गई जहाँ पे एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 अदर इलेक्शन कमिश्नर होंगे। ज्ञानेश कुमार और सतपाल सिंह संधू ये हमारे क्या हैं, इलेक्शन कमिश्नर्स हैं। और पहले कौन थे, सुकुमार सेन थे। आर्टिकल नंबर 20 और 21 के तहत जो फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइडेड है उनको कभी भी ख़त्म नहीं किया जा सकता है। पार्ट नंबर 20 में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट यानी संवैधानिक संशोधन के बारे में दिया हुआ है। एंड सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी हमने जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया है, ठीक है। लेक्चर हो गया हमारा ख़त्म। कितना आपने स्कोर किया, कैसा रहा लेक्चर, आप बताएंगे जल्दी से। और ये अच्छी बात है कि जो लगभग मैंने देखा 4,500 लोग शुरू से थे वो लास्ट तक बने रहे, दैट इज़ अ गुड थिंग। 2 घंटे में आपने पूरी पॉलिटी एंड खासकर जो कोर ऑफ पॉलिटी है जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन 95 या 99% आप क्वेश्चन बोल सकते हो यहीं से ही आने हैं आपके, ठीक है। और वो अब आप देखिएगा जब आपका पेपर होगा तब हमको प्रूफ दिखाएंगे कि देखो ये आया क्वेश्चन, ये आया, ठीक है। 44 में डाउट है, 1 सेकेंड रुकिए। क्या डाउट है भैया? 44 में क्रेडेंशियल क्या दिक्कत है इसमें? दिक्कत क्या है वो बताएंगे आप? मेरे हिसाब से तो सारी चीज़ें सही हैं इसमें। 42 आए हैं अमीशा के, 43 हैं तनुषी के, 49 हैं ड्रीम एसएससीएन के, 42 शिखर श्रीवास्तव, सुदेश के 42, अर्नब मुझे वोट तो मुझे मार्क्स तो क्यों? सुदेश 42, रंजन शर्मा 45+, 50 में 47, ऋतु आरती 40,
प्रशांत तिवारी 47। प्रशांत तिवारी, क्या तुम वही हो जो मैं तुम्हें समझ पा रहा हूँ? 42। अंकित यादव, जशन अरोड़ा 49। सुरेंद्र सियाग 47। विवेक 47। मुकुल 44। सर प्लीज़ एक्सप्लेन मैग्ना कार्टा। जितेश श्रीवास्तव, मैग्ना कार्टा क्या है कि यूके में सबसे पहले किंग हुआ करते थे, अभी भी किंग ही होते हैं, तो पहले इस फंडामेंटल राइट का कॉन्सेप्ट यूके से ही ओरिजिनेट हुआ था, जहाँ पे किंग ने कुछ राइट दिए थे कुछ अमीर लोगों को कि भाई तुम्हारे ये कुछ राइट हैं, तुम्हारे कुछ अधिकार हैं, ठीक है। तो वो अधिकार ही बाद में चल के वहाँ मौलिक अधिकार बन गए, जिनको मैग्ना कार्टा बोलते हैं। 37 प्रतीक क्या है? शिवू के 45। निशांत 45। अदिति 47। अनुष्का गुप्ता 41। कुलदीप शुक्ला जी 46। निखिल चंद्रा 40। मनोहर 26। डाउट है? अच्छा क्या डाउट है, रुको। क्या है ये? आर्टिकल 1 ऑफ द यूनियन, आर्टिकल 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच स्टेट्स इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स मेंशन विच ऑफ द फॉलोइंग। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, इसमें क्या दिक्कत है? दिक्कत क्या है इसमें? ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की ही बात करता है ये, ठीक है। ये आपकी इसमें मतलब आपको क्या डेफिनेशन ऑफ स्टेट लग रहा है क्या? डेफिनेशन ऑफ स्टेट तो आपका आर्टिकल नंबर 12 में लिखा हुआ है, आर्टिकल नंबर 35 में लिखा हुआ है आपका, ठीक है। अनुच्छेद 12 और अनुच्छेद 35 में इसके बारे में लिखा हुआ है डेफिनेशन स्टेट। ये बात करता है किस तरह का फेडरलिज्म है, जो मैंने आपको बताया कि देर इज़ नो लीगल एग्रीमेंट बिटवीन दी स्टेट एंड स्टेट डू नॉट हैव राइट टू सीसीड फ्रॉम द यूनियन। क्लियर? चलिए भाई, कल कौन सा सब्जेक्ट होना चाहिए ये आप इस लेक्चर के पब्लिक सर्विस कमीशन वाला दोबारा बता दो, क्या बताना है। चलो कोई नहीं, अब भी मैं थोड़ी देर में लेक्चर डालूंगा, उसमें सब क्लियर हो जाएगा पब्लिक सर्विस कमीशन का। अगर आपको वैसा डाउट है कि सर हमें ये लग रहा है ऑप्शन, तो वो आप बता दो तो मैं देख लूँगा, नहीं तो अगर वैसा कुछ डाउट है तो आपका क्लियर हो जाएगा। मैंने डिटेल में डिस्कस किया करूँगा मैं, जो भी आपको शाम को लेक्चर मिलेगा, ठीक है। कुछ ही घंटे में, आई थिंक 3-4 बजे नहीं होगा तो मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। उसमें पूरी सारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ जो इंपॉर्टेंट वाली मैंने डिस्कस करी हैं। अगर कुछ स्पेसिफिक डाउट है तो आप पूछ लो मुझसे। सर इसका क्विज़ करवा दीजिए, टोटल स्टूडेंट्स को क्विज़ ग्रुप में डाल दीजिए। क्विज़ ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए पहली बात तो, और इस लेक्चर के एंड पे मतलब ख़त्म होने के बाद प्लीज़ आप सभी लोग कल क्या होना चाहिए, कौन सा सब्जेक्ट, वो आप कमेंट में बता दीजिएगा, ठीक है। मैंने जो सोचा है वो साइंस, हिस्ट्री या फिर ज्योग्राफी में किसी 3 सब्जेक्ट का सोचा है। साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी में आप बता देना साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी में क्या करें। साइंस इसलिए सोचा है बिकॉज साइंस में हम लोगों ने पॉलिटी और फिजिक्स, आप सॉरी केमिस्ट्री और फिजिक्स हम लोगों ने किया नहीं है, इसलिए मैं, और क्योंकि एसएससी जेईई में जो पेपर हुआ उसमें बायो से कायदे से क्वेश्चन पूछेगा, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन पूछेगा कायदे से, ठीक है। हम लोग अलग अलग नहीं करेंगे, बायो फिजिक्स केमिस्ट्री अलग नहीं करेंगे, वो एक ही साथ करेंगे, ठीक है। प्रदीप अजारिया, जो आप लियाकत अली ख़ान की बात कर रहे हैं वो इंतरिम गवर्नमेंट में था। इंतरिम गवर्नमेंट जब मुस्लिम लीग और कांग्रेस ने साथ में गवर्नमेंट फॉर्म किया था बिफोर द पार्टीशन ऑफ इंडिया, तब लियाकत अली ख़ान था फाइनेंस मिनिस्टर, ध्यान रखिएगा प्रदीप। जो इंतरिम गवर्नमेंट फॉर्म हुई थी उसमें, जो कि पहला प्राइम मिनिस्टर बन गया था पाकिस्तान का, ठीक है। फिर क्या डाउट है? आर्टिकल 312, 350, 312 बात करता है ऑल इंडिया सर्विसेज की बात करता है, जो 3 है मात्र, भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और भारतीय वन सेवा, ठीक है। ये 3 है। अब इसके अलावा कोई और क्रिएट कर नहीं राज्यसभा करेगा। 315 बात करता है कि एक भारत में पब्लिक सर्विस कमीशन होना चाहिए, और वो आप मुझे पता है तो वो पेपर करवाएगा। अब जैसे मान लो सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट का पेपर करवाता है, सीडीएस का पेपर करवाता है एनडीए का, तो ये क्या ऑल इंडिया सर्विसेज हैं क्या? नहीं, ये ऑल इंडिया सर्विसेज नहीं है, ठीक है। सर FRB, अच्छा अदिति सिंह गवर्नर वाले डलवा देते हैं ना। सर कल मैं एसएससी दिल्ली हेडक्वार्टर गया था, वहाँ फॉर्म रिजेक्ट दिखा रहा था, बाकी वहाँ कम से कम 150 बंदे थे और हम सब ने एप्लीकेशन दी है, बाकी कह रहे थे मेरा फॉर्म तो कंसिडर हो जाएगा। अच्छा बढ़िया है। और यार सीपीओ भैया आज के लिए वीडियो रहने देना कोई नहीं है अंशुल, बाद में देख लेना, ठीक है। लोड मत लो ज़्यादा,
मैं मतलब ज़बरदस्ती थोड़ी ना, बाद में देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। और क्या बोलते हैं, हाँ बहुत लोग यार CPU दूर दूर भेजा इन लोगों ने, सुनने में आ रहा है। सर इज दिस वीडियो स्टोर टू GK 2.0? यहाँ पे मंजीत तो स्टोर हो ही जाना है, तो यहाँ से आप देख सकते हो। सर जी लखनऊ कब आएंगे? पहली बात तो हम लखनऊ नहीं आएंगे, लखनऊ आएंगे, ठीक है। और किस लिए आए? कुछ स्पेशल है? कुछ खिलाओगे पिलाओगे घुमाओगे तो आए भी हैं? वर्ल्ड कप किस आर्टिकल में? बेटा यही होता है जब थोड़ी देर बाद आप ज़्यादा क्लास लेने लगते हैं ना, तो यही होता है। सर राज्यसभा मोर पावरफुल इन, तो राज्यसभा मोर पावरफुल डिसिप्लिन माइंड्स एक तो आर्टिकल 312 के रिस्पेक्ट में, जहाँ पे वो ऑल इंडिया सर्विस क्रिएट कर सकता है। प्लस अगर स्टेट लिस्ट के किसी सब्जेक्ट में लेजिस्लेट करना है पार्लियामेंट को, जो कि स्टेट लेजिस्लेचर कर सकता है वैसे तो, अगर करना है तो राज्यसभा अगर स्पेशल मेजोरिटी से पास कर देगा तो कर लेगा, ठीक है। वैसे स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट में और किस किस तरह से पार्लियामेंट लेजिस्लेट कर सकता है, अगर 2 या 2 से ज़्यादा राज्य मांग उठाएं राष्ट्रीय आपातकाल के केस में, या फिर प्रेसिडेंट रूल लगा हो, या फिर कोई इंटरनेशनल ट्रीटी को इन्फोर्स करना हो। पटना आ जाओ, अच्छा भाई बताया करो किस लिए आ जाएं, हाँ, क्योंकि हम जो है अपना जो हम मेरा खुद का सिटी है उसको तो मैंने ढंग से घूमा नहीं कभी, तो तुम्हारी सिटी में मैं क्यों आऊँ? क्या तुम मुझे खिलाओगे पिलाओगे सेवा पानी कुछ करोगे तो आए भी। बताओ भाई क्यों आए? और वही इसका PDF मिल जाएगा परमार SSC टेलीग्राम पे, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। मिलते हैं कल सेम टाइम में 9:30 AM पे। धन्यवाद सभी को, एंड क्विज़ ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे क्विजेज अटेंड करते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।